हेलो हेलो माइक चेक। क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? हाँ भाई, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सभी को। क्या हाल चाल सभी के? कैसे है सभी? क्या हाल चाल सभी के? वेरी 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 गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है सभी के? चलिए, बढ़िया, मस्त, मजे में। आई एम ऑल्सो फाइन, थैंक यू। इतनी जल्दी? मतलब मैं तो मेरे टाइम पे ही आया हूं, तुम लेट हो गए। हाँ, मुझे पता चला केमिस्ट्री क्लास लेट खत्म हुई तुम्हारी। मतलब केमिस्ट्री वाले सर ने मुझे मतलब उन्होंने क्लास एंड करी, फिर कि आपने इतना लेट हुआ, तो उन्होंने बोला कि हाँ सर थोड़ा सा लेट हो गया। तो अगर वो पहले तुम्हें बोल देते तो मैं 2-5 मिनट लेट क्लास शुरू कर लेता, बट अब कुछ नहीं किया जा सकता। चलिए, तो अभी है ना, स्टार्टिंग के 2-5 मिनट तक आप लोगों को अगर कुछ खाना करना है या फिर आप लोग छोटा सा ब्रेक चाहते हो तो आप कान में ईयरफोन लगा के रखो और मेरी कुछ बातें सुन लो, फिर मैं पढ़ाना शुरू करूंगा ना। मैं 2-5 मिनट बाद ही पढ़ाना शुरू करूंगा। कल आपने स्टूडेंट्स को फालतू में सुना दिया। हाँ तो भाई, अब ऑब्वियस सी बात है, चल मान के सिलेबस आ गया, तो अगर कल है ना ये मूर्ख बालक आकर फिर ज्ञान दे रहा है ना, अगर मान के चल कल की क्लास में मैं तेरे को पढ़ाना छोड़कर सिलेबस ढूंढने लग जाता, सिलेबस के बारे में बातें करने लग जाता, तो क्या फायदा मिलता उससे? क्या क्लास छोड़कर सिलेबस के बारे में पता करना या पढ़ाई छोड़कर सिलेबस देखना कोई फायदेमंद बात होती? खुद अक्कल लगा ले। मेरी क्लास 9-9:15 बजे तक होती, मेरे को अगर टाइम पास करना होता तेरे साथ तो मैं तो कितना ही टाइम पास कर लेता, छोड़ देता मैं पढ़ाना कि चल ठीक है रे, सिलेबस आ गया, सिलेबस पे बात करते, पढ़ाई लिखाई छोड़ दे। कल की क्लास में सिलेबस पे बात कर ले तो चले जाता, मैं पढ़ लेता तो खुद से, फिर हो जाता तेरा टाइम पे सिलेबस कंप्लीट। आज फिर डांट खाएगा उस चक्कर में अब। और मुझे पता था सिलेबस आ भी जाएगा तो उससे फिजिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, क्योंकि जो सिलेबस चेंज होगा नहीं होगा क्या होगा उसमें फिजिक्स का कोई फर्क नहीं पड़ता, फिजिक्स का सिलेबस वही रहेगा, सब कुछ पढ़ना ही पड़ेगा फिजिक्स में। तो ठीक है, तो कल की क्लास में सिलेबस आया नहीं आया उस पर मैं डिस्कशन करूं ना करूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, और अगर मैं डिस्कशन करता तो उसमें मेरा कुछ नहीं जाता, उसमें तेरा घाटा। मैं तो डिस्कस कर लेता, आधा घंटा तेरे को भी मजा आ जाता, 1 घंटा मजा आ जाता, लेकिन फिर उसके बाद में क्या होता? उसके बाद में जो कल पढ़ना था वो आज पढ़ता, जो आज पढ़ना वो कल होता, फिर कल वाला परसों होता, तो सिलेबस तेरा 1.5 दिन लेट नहीं हो जाता? 1-1.5 दिन। चलो ठीक है, ओके। आते ही तुमने गलत कमेंट कर दिया। हाँ भाई, तो आज की क्लास में हमें किरचॉफ का नियम हमने पढ़ लिया था, हमें सेल और सेलों का संयोजन देखना और किरचॉफ के नियम पे उदाहरण करने हैं आज की क्लास में हमें ना। तो आज की क्लास में ये हम सब कुछ करने वाले हैं, और इसके अलावा है ना इधर उधर की समस्याओं में उलझो तुम, इधर उधर की बातें करो तुम, इधर उधर जाके वीडियो देखो, उससे पहले है ना मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें बता देता हूं कि फिजिक्स में आपको पूरे सिलेबस में, पूरा सिलेबस जो है उसमें क्या नहीं पढ़ना है ना, कौन से टॉपिक हटे हैं और पेपर कैसा आएगा फिजिक्स का, डिफिकल्ट आ जाएगा, इजी आ जाएगा, है ना, वो सब कुछ पे 2-4 मिनट में चर्चा कर लेता हूं। तो ये ही केवल टॉपिक है, 6 से 7 टॉपिक है मेन तो जो हटे हैं फिजिक्स के सिलेबस से, और ये पूरे टॉपिक एक बार बता देता हूं कहां से क्या क्या हटा है। और ये सब अगर आप पढ़ भी लेते तो फिजिक्स में तुम्हें 2 दिन ज्यादा पढ़ाई करना पड़ जाती, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ता। ठीक है, ये सारे टॉपिक 3 घंटे के अंदर अंदर खत्म होने वाले टॉपिक्स थे,
तो ये हटा भी दिए तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। मतलब ये ऐसा है कि यहां से ये जितने टॉपिक हटे हैं उनसे कुल मिला के जितने सवाल है उनसे कुल मिला के 3 या 4 सवाल आते थे, उससे ज्यादा सवाल इनसे आज तक पूछे नहीं गए। तो और इसके अलावा जो टॉपिक हटे वो हमारे किसी काम के नहीं थे, वो नीट में वैसे भी नहीं आते थे, ठीक है। तो अभी इस चैप्टर में जो हम पढ़ रहे हैं, है ना, इसमें हमें ये विभव मापी जो है वो अब नहीं पढ़ना पड़ेगा, और साथ ही साथ हमने पिछली क्लास में जो कलर कोडिंग या वर्ण क्रम पढ़ा था वो भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप वर्ण क्रम जो हमने पिछली क्लास में 2-3 दिन पहले पढ़ा था, 2 दिन पहले पढ़ा था, उसे आप छोड़ भी सकते हो, उससे सवाल नहीं आएंगे। और देखो अब ये क्या करो यार, ये वर्ण क्रम पढ़ने में कितनी देर लगी थी बता, 15 मिनट लगे थे, 15-20 मिनट लगे थे, और क्या वो एकदम आसान सा टॉपिक था, अब हट गया, क्या कर लिया तुमने, है ना, आसान चीज खो दी तुमने ना। तो सिलेबस रिडक्शन से हमेशा फायदा हो जरूरी नहीं है, कई बार नुकसान भी हो जाता है, ये एकदम आसान सी चीज तुमने खो दी। अब इसके अलावा इसी प्रकार से एक और आसान सी चीज थी हीट इंजन, ये क्लास 11 का एक टॉपिक है, जब आप ऊष्मगतिकी या थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे उसमें आता है, तो ये भी अब सिलेबस से हट चुका है और इसका सवाल भी बहुत आसान होता था। वैसे तो अभी पिछले 4-5 सालों से इससे सवाल कम ही आए हैं। इसके अलावा रेडियो सक्रियता, यह क्लास 12th में न्यूक्लियाई चैप्टर जो नाभिक हम पढ़ते हैं उसका एक टॉपिक होता है। मतलब नाभिक में 2 टॉपिक ही होते हैं, पूरे चैप्टर के 2 ही टॉपिक, एक नाभिक क्या है उसके बारे में जानकारी, और दूसरा टॉपिक होता है रेडियो सक्रियता। अब रेडियो सक्रियता भी हट गया, तो ये वाला टॉपिक भी अब आपको नहीं पढ़ना है। साथ ही साथ इसी चैप्टर में विभव मापी या पोटेंशियोमीटर जो टॉपिक था वो भी हट चुका है। अब देखो क्या हुआ यार कि इन लोगों ने ना पता नहीं क्या खा पी के सिलेबस बना दिया है, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो नई एनसीईआरटी में नहीं है और फिर भी सिलेबस में डले हुए हैं। तो ये एनएमसी ने जो सिलेबस बनाया उसमें कुछ ऐसे टॉपिक, फिजिक्स में तो कम ही, केमिस्ट्री बायो में तो बहुत है, कि एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन फिर भी सिलेबस में है। रिलेटिव मोशन है, द्विविमीय आपेक्षिक गति है। देखो अब उन्होंने रिलेटिव वेलोसिटी लिखा हुआ है, तो रिलेटिव वेलोसिटी को कुछ भी पूछ सकते है ना। रिलेटिव वेलोसिटी लिखा हुआ है, एक लाइन लिखी हुई है, एक वर्ड लिखा हुआ है रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी अगर हट गया है, तो रिलेटिव वेलोसिटी हटा है तो सॉरी रिलेटिव वेलोसिटी है, तो रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव मोशन इन 2D। अब जैसे इसके पहले क्या होता था, जो सिलेबस आता था उसमें रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D स्पेसिफिकली लिखा हुआ होता था कि भैया हम रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D में से ये बातें पूछेंगे, लेकिन इस बार रिलेटिव वेलोसिटी लिखा हुआ, रिलेटिव मोशन इन 2D नहीं लिखा हुआ। तो अब ये तो भैया अब हम क्या करें यार, अगर मान के चल पूछ लिया सवाल तो तुम उनको गलत भी नहीं बोल सकते हो और पूर्ण रूप से सही भी नहीं है। मतलब कुछ ऐसी बातें हैं ना, तो है ना, मतलब गले की हड्डी बन चुकी है, ना तो निगला जाएगा ना तो उगला जाएगा, ना तो पास आने देने जा रही है ना दूर जाने देना चाह रही है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं सिलेबस में, तो हम तो पूरा पढ़ेंगे, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम 2 घंटे 4 घंटे कम पढ़कर कोई हमारा बहुत बड़ा उद्धार नहीं कर लेंगे, लेकिन 2-4 घंटे कम पड़ गए, 2-4 घंटे के टॉपिक छोड़कर हम हमारा नुकसान जरूर करवा लेंगे। इसी प्रकार से एक बहुत प्यारा टॉपिक है ना, मेरे को भी ये बिल्कुल भी मेरे तो अच्छा नहीं लगता था, है ना, चलो तुम्हारे भी हट गया, बहुत बढ़िया बात है ना। अभी इसके बाद वाला जो चैप्टर पढ़ेंगे हम, मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर पढ़ेंगे, चुंबकत्व वाला, उसमें हम पृथ्वी के कारण चुंबकीय क्षेत्र की बातें करते हैं, तो वो वाला टॉपिक हटा है, वो भी छोटा चैप्टर होता है, उसमें से आधा हटा गया, आधा बच गया। इसी प्रकार से रिजॉल्विंग पावर या विभेदन क्षमता और विभेदन शक्ति वाला हमारा एक और टॉपिक होता है छोटा सा, वो भी हम जब प्रकाश की तरंग प्रकाश की पढ़ते उसमें पढ़ता है 10 मिनट लगते इसको पढ़ने में, 10 मिनट यहां से बच गए, 10 मिनट यहां से बच गए, 30 मिनट इसको लगते पढ़ने में, ये 30 मिनट का टॉपिक याला हटा दिया, है ना। डॉपलर इफेक्ट बहुत बढ़िया कहानी थी, है ना, ये तुम्हारी जिंदगी में एक चिंटू और मुन्नी की कहानी डिलीट हो चुकी है तुम्हारी जिंदगी से। मुन्नी और चिंटू की एक बहुत रोमांचकारी कहानी थी, जो बच्चे पिछले साल पढ़े मुझसे उनको पता होगी, है ना। एक बहुत मजेदार कहानी है जिसमें 15 से 20 मिनट लगते कहानी में, अब बहुत ज्यादा मजा आता था, लेकिन अब वो सिलेबस से हट चुकी, तो वो कहानी अब मैं तुम्हें नहीं सुना सकता। और लास्ट है रोलिंग मोशन या घूर्णी गति, जब हम पढ़ेंगे तो उसमें लौटनी गति हट गया है। अब ये हटा नहीं हटा फिर से वाली बात ही है, क्यों, क्योंकि लौटनी गति उसमें एक सिलेबस में लिखा हुआ है कि हम आपसे जब हम आपसे घूर्णी गति पूछ रहे, तो घूर्णी गति में लिखा हुआ कि घूर्णी गति पूछेंगे आपसे,
और घूर्णी गति और स्थानांतरण गति, मतलब एक वस्तु सीधी चले एक वस्तु घूमे, उनमें संबंध पूछेंगे और उनका संबंध ही रोलिंग मोशन होता है। तो अब बता क्या करेगा तू, क्या कर लेगा, है ना। तो उनको बोलो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सिलेबस बता दिया, लेकिन बस हमारे लिए 2-3 चीजें जो हमें नहीं पढ़ना, बाकी तो हम सब कुछ पढ़ेंगे। तो मैं तुम्हें ये भी पढ़ाऊंगा, है ना, ये देख लेंगे अभी, और एक बार अगर क्लियरिटी आती है सिलेबस में तो ये भी पढ़ाऊंगा। बाकी फिर ये वाली चीजें नहीं पढ़ेंगे हम, हीट इंजन नहीं पढ़ेंगे, ये भी नहीं पढ़ेंगे। वन कोड तब हमने पढ़ लिया, क्या कर सकते हैं उसका। पोटेंशियोमीटर अच्छा हुआ थोड़े दिन पहले बता दिया, उसको पढ़ने आधा घंटा लगता, हमारा आधा घंटा बच गया। और ये भी नहीं पढ़ेंगे हम। चलिए बस इतनी ही थी कहानी फिजिक्स को लेकर। बाकी आपके जो मजे हैं वो केमिस्ट्री और बायो में हुए, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स में कुछ चीज हटा नहीं सकते, है ना। फिजिक्स में एक ये हटा देगा, वो उससे रिलेटेड, वो उससे रिलेटेड, वो उससे रिलेटेड है, तो ये हटा देगा, तो क्या करेगा अब आगे, तो वो चीज यूज होने वाली। तो फिजिक्स में सिलेबस कम करना बहुत मुश्किल होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, कल वाली ही न्यूज के बारे में मैं आपको बता रहा हूं बेटा। अब अभी इसके ऊपर हो सकता है और भी अपडेट आ जाए आने वाले हफ्ते में। हाँ, पेपर थोड़ा टफ होगा। देखो फिजिक्स में मुझे लगता है कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, जितना पेपर जैसा आ रहा था वैसा का वैसा ही रहेगा। लेकिन केमिस्ट्री और बायो में मैं बोल रहा हूं केमिस्ट्री का पेपर टफ हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। केमिस्ट्री का पेपर टफ हो सकता है और होगा ही होगा, क्योंकि ये सोचो यार 50 क्वेश्चन जो है पहले 30 चैप्टर से बनाने थे, अब वो 20 चैप्टर से बनाने हैं। तो कुछ चैप्टर से ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे, और ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे तो उसमें और इन डेप्थ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो केमिस्ट्री का पेपर थोड़ा सा टफ हो सकता है। चलिए तो अब हम तो करते हैं क्लास की शुरुआत, है ना। और भी बच्चे, मुझे लगता है वैसे तो सारे बच्चे आ गए हैं, है ना। 1-2 और आते होंगे इधर से घूमते फिरते कि अरे सर मैं तो भूल गया सर, क्लास लेट छोड़ी थी। तब तक ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। नीट 2021 का सवाल जो हमने कंसेप्ट पढ़ा उसी पर सवाल है, फिर एक और सवाल करेंगे और उसके बाद में हम किरचॉफ का नियम पढ़ चुके और उस पर ही अब हमें चर्चाएं करना शुरू करना होगी, उस पर ही उदाहरण करना शुरू करने होंगे। तो जल्दी से ये वाला सवाल पढ़ो और जवाब बताओ। लेक्चर नंबर 2 बेटा मैंने कंप्लीट करवा दिया है। काफी सारे बच्चों के मैसेज आए थे, मैंने बोल दिया है, उन लोगों ने कर दिया है शायद। सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाएगा? सिलेबस फरवरी एंड या मार्च तक 100% हो जाएगा, मतलब 2 महीने पहले आराम से सिलेबस कर देंगे। अक्टूबर चल रहा है, दिवाली आने तक आप मान के चलिए कि 12th के हमारे 2-3 ही चैप्टर बचेंगे, है ना। तो दिवाली के बाद तक, छोटी दिवाली तक हम लोग 12th खत्म कर देंगे। अक्टूबर एंड तक, सॉरी नवंबर एंड तक हमारा 12th जो है ऑलमोस्ट खत्म सा ही हो जाएगा। और उसके बाद में दिसंबर जनवरी में हम लोग 11th के बचे हुए टॉपिक पढ़ लेंगे। तो फरवरी तो भी मैं बोल रहा हूं फरवरी के मिड तक, फरवरी के एंड तक वैसे अगर हम आराम से ज्यादा अब क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे तो हो जाएगा। हाँ भाई, जल्दी से सवाल पढ़ो और जवाब बताओ। अच्छा, और एक और बात, कुछ बच्चों को लग रहा था कि वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज हट जाएगा। वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज नहीं हटा है, सिलेबस में नहीं लिखा, लेकिन उसके बाद में सिलेबस जहां खत्म होता है तो बोलते हैं भैया एक्टिविटीज, ये एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड कुछ बातें आपको ध्यान रखनी। तो उसमें सबसे पहले स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर लिखा हुआ है, तो स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर आएगा। हाँ देखो, ये फैजान से बोला कि लेक्चर 2 काफी टाइम पहले ठीक हो चुका है। चलिए तो एक और मजेदार रोमांचकारी सवाल से करते हैं क्लास की शुरुआत। हमें बोला है कि नीट 2021 में बोला गया था कि परिपथ के अनुसार R1, R2 और R3 प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोधों वाले 3 प्रतिरोधक जोड़े गए हैं। परिपथ में प्रयुक्त प्रतिरोधों के पदों में धाराओं R3/R1 का अनुपात क्या होगा? ये रही R3, ये रहा R1, इनका अनुपात निकालना हमें प्रतिरोध के पदों में। तो हमें क्या क्या पता है? अब क्या क्या पता है? कल किरचॉफ के नियम में हमने ये बात पढ़ी थी सर कि यहां पर से अगर I1 धारा आ रही है, यहां पर से I1 धारा आ रही है तो किसमें बटेगी? I2 प्लस I3 में बढ़ जाएगी। ये बात हमें पता है, बिल्कुल सही बात सर। अच्छा, अनुपात हम इसका नहीं ले सकते, लेकिन इनका अनुपात मैं जरूर लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं मैं यहां पर, है ना? मैं लिख सकता हूं
I1 बटा I2 बटा I3 जो होगा, I2 बटा I3 जो होगा वो मेरे लिए हो जाएगा R3 बटा R2 के। क्या ये बात चमकी सभी को? क्या ये बात चमकी सभी को? अच्छा, नहीं हुआ है सर, जिसने बोला वो नींद में है। अच्छा ठीक है, उसकी नींद खुलवा देते हैं अभी हम। यहां पर पहले इस सवाल को देख लो, इसमें I2 बटा I3, तो ये रहा I2 ये रहा I3, I2 बटा I3 जो होगा वो R3 बटा R2 हो जाएगा, मतलब इनवर्स में रेशो होता है, ये हमें बात पता है। इसी प्रकार से अब हमें सर यहां पर से देखो, बस आसान सी बात है, हमें यहां पर I2 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? हमें यहां पर I3 चाहिए। तो मैं I2 को क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं I1 माइनस I3 बराबर होगा I2 के। I1 माइनस I3 बराबर होगा I2 के। तो यहां पर लिख दो I2 की जगह ये हो जाएगा I1 माइनस I3 बटे में I3 बराबर होगा R3 बाय R2 के। बस यही मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसको सर बीच में से तोड़ लेते हैं हम, तो इसको तोड़ेंगे बीच में से, हो जाएगा I1 बाय I3 माइनस I3 बाय I3 बराबर होगा R3 बाय R2 के। अब यह I3 से I3 कट जाएगा, यहां पर हो जाएगा I1 बाय I3 माइनस 1 बराबर होगा R3 बाय R2 के। यह माइनस 1 इधर चला जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। अब आप यहां से इसको सॉल्व कर सकते हो आगे। तो इसको सॉल्व करते बेटा आगे हम, ये हो जाएगा सर I1 बाय I3 बराबर होगा R3 बाय R2 प्लस 1, प्लस 1 करोगे तो एलसीएम आ जाएगा R2, ऊपर हो जाएगा R3 प्लस R2। यह I1 बाय I3 आया है हमारा, तो I3 बाय I1 इसका उल्टा हो जाएगा, तो R2 अपॉन में R2 प्लस R3 ही हमारा आंसर होगा। सेकंड सही आंसर आ जाएगा। क्या ये आया आपको? क्या ये आया आपको? क्या ये आया आपको? हाँ भाई, समझ में आ गया सभी को? क्या ये मामला क्लियर है? क्या यह मामला क्लियर है सभी को? फिर से एक बार बता देता हूं, आसान सवाल नीट 2021 का। हमें बोला था I3 बाय I1 निकालना, हमने I2 बाय I3 निकाला। तो मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला है कि हर साल कम से कम 10 से 15 सवाल ऐसे होंगे जिसमें अनुपात आएगा, रेशो पूछा ही जाएगा, रेशो पूछा ही जाएगा, है ना। तो यहां पर रेशो पूछा ही जाएगा। अच्छा यार, ये थोड़ा सा इसमें ना टाइपिंग वाले भैया ने मामला गड़बड़ कर दिया, इसे आप R1 कर दो। ऑब्वियस सी बात है, दो आंसर सही नहीं हो सकते। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर अगर हम यहां पर इसको देखें तो I1 बराबर होगा I2 प्लस I3 के। अच्छा सर, अब I2 बाय I3 क्या होगा, R3 बाय R2 व्यक्त क्रमानुपाती होता है, व्यक्त क्रमानुपाती होता है। तो यहां पर धारा और प्रतिरोध एक दूसरे व्यक्त क्रमानुपाती होते समांतर में। तो अब यहां पर इसका अनुपात लिया हमने, तो इसका अनुपात क्या होगा, I1 माइनस I3 अपॉन में I3 बराबर होगा R3 बाय R2 के। बस अब ये कैसे लिखा, ये यहां से यूज कर लिख दिया, पूरा सॉल्व करा, आंसर आ गया। क्लियर है मामला? आ गया समझ में? क्या एक और मजेदार सवाल करने के लिए तैयार है सभी? हाँ भाई, इसी प्रकार का एक और सवाल हमें बोला है, नीचे एक परिपथ दिया गया है, फिर बोला कि A1, ध्यान समझना, A1 में 2.4 एम्पियर धारा जाती है। A1, अच्छा, अमीटर क्या होते हैं, जो धारा मापते हैं, अमीटर क्या होते हैं, जो धारा मापते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है कि यहां पर 2.4 एम्पियर धारा इसमें आ रही है, तो आपको बताना है इसकी और इसकी धारा क्या आएगी, कितने लोग निकाल सकते हैं। आपने I1 बाय I3, हाँ बेटा तो मैं बोल रहा हूं ना, मैंने यहां पर I1 बाय I3 निकाला, उसने I3 बाय I2 पूछा, I3 बाय I1 पूछा, तो उसको घुमा के ही तो आंसर किया है मैंने, घुमाया है ना बेटा। I3 बाय I1 जो हो जाएगा वो इसको उल्टा हो जाएगा, तो जाएगा R2 अपॉन में R3 प्लस R2। ओके, यहां डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, डायरेक्ट तो होगा ही नहीं ना, एक प्रतिरोध इधर एक प्रतिरोध इधर, इनका अनुपात थोड़ा लिख सकते, जो समांतर में होंगे उनका अनुपात लिख सकते हैं हम। चलिए, हाँ भाई, तो एक और सवाल है आपके पास, जल्दी से बताना है जवाब।
जल्दी से बताना है जवाब, आसान सा है सवाल। हाँ भाई, क्या आएगा जवाब? कैसे करेंगे? हमें पता है सर, देखो जब भी दो समांतर में दिखे, इसमें धारा I1 बोल देते, इसमें धारा I2 बोल देते और इसकी धारा I3 बोल देते है ना, 1 2 3 जैसे उसने नंबर दिया वैसे हमने भी बोल दिया। तो हमें पता है सर, जब भी समांतर में होंगे दो प्रतिरोध तो I1 बटा I2 जो होगा वो R2 बटा R1 होगा, व्यक्त क्रमानुपाती होता है। तो I1, अच्छा धारा पहले वाले में कितनी है? पहले वाले में से 2.4 एम्पियर है। दूसरे वाले की हमें निकालना है R2, दूसरा वाला क्या है प्रतिरोध 30, पहला वाला क्या है 20। ये हो गया मामला खत्म, 0 से 0 कट गया। यहां से इसे इधर ले जाओ, I2 की वैल्यू निकाल लो, I2 की वैल्यू। तो I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगा सर, इधर आ जाएगा 2.4 इंटू 2 बटे में 3। ये इधर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, कट कट 0.8 हो जाएगा। ये 3 बटा 24 बटा 3 करोगे तो 8 आएगा, 8 इंटू 2 16, 1.6 एम्पियर धारा आ गई। मतलब यहां पर 1.6 एम्पियर धारा आएगी, इसमें 1.6 एम्पियर धारा आएगी। तो इसमें कितनी आ जाएगी? तो यही जो हमने कल किरचॉफ के नियम पढ़े उन्हीं का यूज है, एक्चुअल में उन्हीं का यूज है कि अगर आपको इसमें धारा पूछी, इसमें धारा आ गई तो इसकी धारा आप निकाल सकते हो। तो किरचॉफ के नियम का अब हम ये यूज करना सीखते जा रहे हैं। सबसे पहले नियम का भी हमने यूज करना सीख लिया, किरचॉफ के करंट का नियम। क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा सर? I3 जो होगा वो I1 प्लस I2 के बराबर होगा। तो I3 जो हो जाएगा वो हो जाएगा I1 कितना आया हमारे पास? I1 जो है सर हमारे पास 2.4 है, ये हो जाएगा 1.6, तो इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 एम्पियर। तो 1.6 और 4 एम्पियर इज द वेरी करेक्ट आंसर फॉर दिस इजी क्वेश्चन। क्लियर है मामला? आगे बढ़े। हाँ, बिना पेन उठाए भी कर सकते, बिल्कुल चिंता ना करो, है ना। अगर आप चीते बन चुके हो तो आपने बहुत सारे सवाल लगाए, हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे बच्चे जो अभी भी करना शुरू कर रहे हैं, है ना। तो उनके लिए एक बार हमने डिटेल में सॉल्यूशन करा, अभी हम धीरे धीरे और सवाल करेंगे तो हम भी डायरेक्ट करने लग जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते, है ना। कल मैंने आपको किरचॉफ का करंट का नियम बताया था, किरचॉफ का वोल्टेज का नियम बताया था। अब हमने करंट के नियम पर तो आसान सी बातें करी, कुछ सवाल करे हमने, लेकिन अब हमें द्वितीय नियम या हमें जो किरचॉफ का वोल्टेज लॉ है उस पर और सवाल करने होंगे और उस पर बातें करनी होंगी। वो सब हम करें, हम समझे, उससे पहले मैं आपको एक बार सेल पढ़ाना चाहता हूं। तो सेल पढ़ाऊंगा तो सेल के अंदर ही किरचॉफ का द्वितीय नियम भी आप करना सीख जाओगे। तो सबसे पहले एक हेडिंग डालेंगे, सेल। सेल क्या होता है, ठीक है। अब हमें इसको डिटेल में पढ़ना होगा। सेल क्या होता है, सेल या और बैटरी में क्या अंतर है, वगैरह सारी बातें, ठीक है। तो अब यहां पर किरचॉफ के सेकंड लॉ के क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो बेटा किरचॉफ को दूसरा लॉ मैंने पढ़ाई कहां और उसके क्वेश्चन कहां दिए मैंने? अभी कैसी बह की सी बातें कर रहे हो बेटा? सेकंड लॉ अभी मैंने पढ़ाया है, उसके क्वेश्चन कहां करवाए अभी मैंने, और ना होमवर्क में थे वो, तो अभी हम करेंगे ना तो बनेंगे। आप पहले से पढ़ रहे हो कहीं और से तो नहीं बने, तो वो बात अलग है। यहां पढ़ो, समझ में आएगा। तो सेल मतलब क्या होता है सर? सेल बायोलॉजी का पहला चैप्टर है जो हमने पढ़ा था, और वो चैप्टर सर सबसे बड़ा चैप्टर है। ये सोचने वाले के रगों में घंघोर बायोलॉजी घुस चुकी है, तो बेटा उससे थोड़ा सा ऊपर उठ और सेल मतलब क्या होता है फिजिक्स के अनुसार ये समझ। सर सेल जीवन, क्या बोलते, जीवन की इकाई है ना। तो जीवन की इकाई, या सर हम सब छोटे छोटे सेल से मिलकर बने हैं। हाँ, तो वो तो है, लेकिन उसके अलावा फिजिक्स में क्या होगा ये समझना होगा हमें। तो अब सेल जो है वह एक तरीके से, है ना, हमने देखा भी है सर। क्या सर हमने कभी सेल देखा है? हाँ सर हमने सेल देखा है। कहाँ देखा है? यूनिट ऑफ लाइफ होता है सेल, बिल्कुल सही बात, है ना। तो यहां पर ये जो है मेरे हाथों में ये है एक सेल। ये सेल ऐसा, देखो बायो और फिजिक्स में क्या अंतर है, आप
बायो में कभी भी सेल को उछाल कर खेल नहीं सकते उसके साथ, लेकिन फिजिक्स में कर सकते हो। फिजिक्स में आप सेल उछाल उछाल कर खेलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। जो बायो में संभव नहीं है वो सब कुछ फिजिक्स में ही संभव है। बायो में आप सेल देख नहीं सकते हो, फिजिक्स में तो आप सेल देख सकते हो। और बायो में आप सेल को टच कर कर उसे फीलिंग नहीं ले सकते हो, फिजिक्स में तो उसकी पूरी फील ले सकते हो। और कभी कभी आप चाहो तो उसकी इतनी खतरनाक फील आ सकती है कि आपके शरीर के अंदर पूरी उसकी फीलिंग पहुंच सकती है, करंट लेकर उससे, है ना। तो देखो, टच कर सकते हैं, अच्छा बहुत बढ़िया। टच करके फील आएगा सेल को टच करने से। चलिए, तो अब सेल को चिन्हित कैसे करते हैं। अच्छा, अभी मैं ये नहीं बताऊंगा आपको कि सेल के अंदर क्या होता है या सेल के अंदर क्या प्रक्रिया होती है ना। तो देखो, सेल, एक सेल तो आपने बायो में पढ़ लिया। अब दूसरी बात यह है कि एक और सेल आप केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके, तो क्या सर हम वही सेल कुछ पढ़ेंगे। हाँ, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा गैल्वेनिक सेल होता है, वोल्टिक सेल होता है। तो सेल बेसिकली करता क्या है, ये हमारे पास जो केमिकल एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी या रासायनिक ऊर्जा जो होती है, रासायनिक ऊर्जा जो होती है, उस रासायनिक ऊर्जा को यह विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। किस में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में या इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल देता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी या विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। अब इसी ऊर्जा का उपयोग करके हम सेल की मदद से, है ना, प्रतिरोध में धारा प्रवाहित करवा सकते हैं, या इसके अलावा हम बल्ब वगैरह जला सकते हैं। और हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें हो भी रही है ना। जैसे अगर आप फोन देखें, है ना, तो आपका जो फोन चल रहा है, ये फोन किसकी वजह से चल पा रहा है, आपका फोन, है ना। तो अगर हमारे पास एक फोन है, ओके सर, हमारे पास एक फोन है, तो यहां पर ये फोन जो है, ये फोन किसकी वजह से चल रहा है। हाँ सर, इसके अंदर क्या होगा सर, इसके ऊपर लाइट आ रही है, आवाज आती है इसके अंदर, तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक बैटरी लगी हुई, एक सेल लगा हुआ है। तो सेल या बैटरी क्या चला रहा है सर, सबसे इंपॉर्टेंट सी बात, हमारा फोन चला रहा है सर। यह फोन चलना हमारी सांसें चलने के बराबर है सर। अगर फोन चलता है तो मेरी सांसें चलती है, अगर फोन चलता है तो मेरा दिल धड़कता है। अगर मेरे फोन की बैटरी खत्म हो जाती है, या सर मान के चलो घर में लाइट नहीं आ रही और मेरा फोन नहीं चल पा रहा, तो उस दिन मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी में अब मेरे लिए बचा ही क्या है, इस पृथ्वी पर जीकर मैं करूंगा ही क्या। तो सर वो जो फोन चल रहा है मेरा, वो भी एक सेल की वजह से चल रहा है। तो यहां पर यह एक केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो अब यहां पर ये करता कैसे है वो मुझे नहीं पता, वो मुझे पता भी नहीं करना। क्यों? क्योंकि मैं तो फिजिक्स पढ़ रहा हूं, है ना। वो मुझे पता करना भी नहीं है ना। क्यों? क्योंकि वो कौन बताएगा, वो तो केजे भैया बताएंगे, कामेश सर बताएंगे, है ना। वो कब बताएंगे, वो केमिस्ट्री में बताएंगे, जब आपको वैसे वाला चैप्टर भी हुआ नहीं होगा ना। आपका चैप्टर हो गया क्या आपका ये वाला? वैसे नहीं हुआ होगा भी, अलग केमिस्ट्री में चैप्टर गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल वगैरह नहीं पढ़ा ना अभी आपने। हो गया? अरे बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो केजे भैया ने हमारा काम बहुत आसान कर दिया, बहुत ही बढ़िया। तो अब ये उन्होंने बता दिया, देखो कितने बढ़िया आदमी है वो, है ना। उन्होंने पहले ही बता दिया, उन्हें पता था कि हमें जरूरत पड़ेगी। तो है ना, देखो वैसे भी आजकल केमिस्ट्री क्लास में, बायो की क्लास में, हर जगह एसपी सर का नाम तो लेता ही रहते हैं हर कोई। तो उन्हें पता है कि किस किस चीज की जरूरत पड़े, उन्होंने पहले ही बता दिया केमिकल के बारे में। तो अब इसके बीच की कहानी तुम्हें पता है कि केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे बनती है। आपने कुछ समीकरण लिखे होंगे, देखा होगा कि हर एक समीकरण से कितनी ऊर्जा निकलती है, कितने वोल्ट जनरेट होते हैं। तो अब हमारे लिए कहानी खत्म हो चुकी है कि आपको एक सेल पता है, वोल्टिक सेल पता है, गैल्वेनिक सेल पता है, उसके अंदर क्या होता है सर पता नहीं क्या होता है। लेकिन उसके अंदर से सर हमें ऐसा पता चलता है कि दो इलेक्ट्रोड होती है, एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है। तो अगर एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगी, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगी, तो उसका हमें बाहर से देखने पर यह पता चलेगा कि एक सिरा पॉजिटिव हो जाएगा, एक सिरा नेगेटिव हो जाएगा। अब यहां पर हमारे पास अगर ये एक सेल है ना, अभी बैटरी क्या होती है वो भी बताऊंगा। तो अगर ये मेरे पास एक सेल है, तो मैं एक बात ये समझ सकता हूं सर कि ये मुझे, अगर मैं इसको एक प्रतिरोध के सिरों के मध्य लगा दूंगा तो इसमें से धारा देगा।
अब ये धारा, हाँ, एनोड कैथोड, बिल्कुल ही सही बात है ना। लेकिन ये धारक कैसे देता है और इसके अंदर क्या हो रहा है? तो इसके अंदर में हमें एक और छोटी सी बात पता होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है इसका, है ना। सबसे एक और इंपॉर्टेंट सी बात, ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या विद्युत वाहक बल हिंदी में कहते हैं हम इसे। अभी विद्युत वाहक बल क्या होता है? ये वह है ना, ये वैसे केमिस्ट्री में आपको बताया होगा सर ने, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं कि हमें फिजिक्स में बहुत ज्यादा काम आएगी चीज। सर ने बताया होगा या आपको इतना पता होगा कि ये सेल के अंदर वो खुद से कितना बना पा रहा है या केमिकल रिएक्शन करके हमें कितना उसमें आउटपुट मिल सकता है या कितना अधिकतम वोल्टता वो जनरेट कर रहा है अपने सिरों के मध्य, उसे क्या बोलते हैं हम? ईएमएफ या विद्युत वाहक बल। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट सी बात, एक होता है आंतरिक प्रतिरोध या स्मॉल आर से चिन्हित करते हैं हम, इसे बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस या आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस या आंतरिक प्रतिरोध, जिसे हम स्मॉल आर से चिन्हित करते हैं। अब क्या होता है कि हर एक सेल जो है वह जनरेट या जो वो विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है वो ज्यादा उत्पन्न करता है, लेकिन उसके सिरों के मध्य हमें जो विभवांतर मिलता है, इसके सिरों के मध्य जो हमें डेल्टा वी मिलेगा, इसके सिरों के मध्य डेल्टा वी या वी जो मिलेगा वह कम मिलता है। क्यों? क्या ये हर एक सेल में होगा? हाँ, ये इस दुनिया के हर सेल में होता ही होता है, ये इस दुनिया के हर सेल में होता ही होता है। तो मतलब अगर हमारे पास यहां पर ये एक सेल है, तो ये सेल के अंदर क्या है सर? इस सेल के अंदर जो हमने बक्सा सा बनाया हुआ है उसके अंदर एक्चुअल में एक बैटरी तो है ही है, लेकिन उसके साथ ही साथ उसके अंदर एक छोटा सा उसका एक आंतरिक प्रतिरोध भी है, जिसे हम स्मॉल आर से चिन्हित कर रहे हैं। तो देखो ध्यान से, अगर मैं यहां पे बोल रहा हूं इसके सिरों के मध्य मुझे विभवांतर मिल रहा है डेल्टा वी, ठीक है, तो यहां पर इसका विद्युत वाहक बल होगा स्मॉल ई या ई, ये डिजाइन वाला ई बनाऊंगा मैं हमेशा, है ना, स्मॉल ये, इसको मैं हमेशा डिजाइन वाले ई से चिन्हित करूंगा। हो सकता है आपने केमिस्ट्री में इसको कैपिटल ई लिखा हो, फिजिक्स में हमेशा डिजाइन वाले ई से लिखेंगे। आप चाहो तो कैपिटल ई भी लिख लो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब यहां पे ये खुद कितना बना रहा है और ये एक आंतरिक प्रतिरोध भी है इसका, यहां पर क्या है, इसका एक आंतरिक प्रतिरोध भी है, इसका एक आंतरिक प्रतिरोध भी है। तो ये आंतरिक प्रतिरोध जो है वो क्या कर रहा है, वो इसके सिरों के मध्य हमें कुछ ना कुछ पोटेंशियल या विभवांतर गिरा रहा है वो। अब ये जो गिरा रहा है उसको हम बचा नहीं सकते, कभी भी उसको हम कभी भी नहीं बचा सकते। तो एक्चुअल में क्या कहानी हुई? एक्चुअल में कहानी ये हुई कि यहां पर अगर हम जब भी एक सेल लेते हैं, तो जैसे अगर मान के चलो हमारे पास ये एक मशीन है, इसमें सेल लगा हुआ है, इसमें सेल पर लिखा हुआ ये है 1.2 वोल्ट का सेल। कितना है? 1.2 वोल्ट का सेल। तो अगर ये 1.2 वोल्ट का सेल है तो क्या ये 1.2 वोल्ट ही उत्पन्न कर रहा होगा? नहीं सर, नहीं। ये उत्पन्न तो ज्यादा कर रहा है, लेकिन नेट हमें बाहर कितना मिल पा रहा है, नेट बाहर, इसके बाहर कितना मिल पा रहा है, उसे हम कहते हैं डेल्टा वी या विभवांतर। ये क्या है? विभवांतर। क्या ये तीनों बातें सभी को समझ में आ रही है कि सर यहां पर सेल कितना बना सकता है अधिकतम, उसे हम विद्युत वाहक बल बोलते हैं। साथ ही साथ उसमें अंदर आंतरिक प्रतिरोध होगा, जो कैथोड एनोड लगी भी होगी, उसके अंदर कुछ लिक्विड भी होता है, ऐसा आपने केमिस्ट्री में पढ़ा। या अगर हम ड्राई सेल वगैरह की बातें करें, जैसे हम ये जो सेल का यूज करते हैं वो ड्राई सेल होता है, ठीक है। तो ये जो ड्राई सेल होता है, ये ड्राई सेल मतलब इसमें भी सर होते तो केमिकल्स ही है, तो ये जो केमिकल्स है उनकी वजह से कुछ ना कुछ आंतरिक प्रतिरोध आता है इसका, और उन सब का जो नेट बाहर मुझे मिलता है उसे मैं विभवांतर डेल्टा वी कहता हूं। ये ऐसा आप सीधे समझो यार कि आपने आज सोचा कि मैं 10 घंटे पढ़ाई करूंगा। कितने घंटे पढ़ाई करूंगा? 10 घंटे पढ़ाई करूंगा। आपने सोचा 10 घंटे, तो आपका प्लान था या आप
सोच रहे थे मैं आउटपुट दूंगा 10 घंटे का, लेकिन जब आप पढ़ने लगे, आप पढ़ते पढ़ते 2 बार घूमने लगे, आपने 4 बार मोबाइल को हाथ लगा लिया, रहा नहीं गया सर, है ना, मुझे इससे सच्ची मोहब्बत है, लोग बोलते मुझे तुझसे मोहब्बत है। अरे नहीं, मूर्ख हो तुम सब, तुम्हें किसी से मोहब्बत नहीं, तुम्हें अपने फोन से ज्यादा मोहब्बत है। क्यों? क्योंकि फोन के अंदर ही तो सब कुछ मिल रहा है तुम्हें, तो तुम्हें रहा नहीं जाता, हर थोड़ी देर में उसको हाथ लगाकर देखना जरूरी है, कहीं ये गुनगुना तो नहीं रहा है ना। साइलेंट पे कर दोगे, फिर सोचोगे कि अरे यार एक बार देख लूं कहीं कुछ नोटिफिकेशन तो नहीं आ गया, या अगर वो वाइब्रेशन मोड पर रहेगा। मतलब आजकल तो लोगों को एक नई बीमारी हो चुकी है, उनका फोन अगर किसी दूसरे कमरे में रखा रहेगा या कहीं दूर रखा होगा, ऐसे ऐसे देखते हैं उसको, क्या हुआ, मुझे लगा मेरा फोन बजा, चलते फिरते घर में एक बार हाथ लगा के देख लेंगे, नहीं कुछ नहीं हुआ, चलो आगे बढ़ जाओ, है ना। वो नशे हो गए हैं, नशे, फोन के नशे। तो वो आपने थोड़ा बहुत उसमें समय बर्बाद कर दिया। थोड़ा बहुत हो सकता है आप पढ़ते पढ़ते उलझ गए, आपने सोचा कि यार ये वाला टॉपिक पढ़ रहा था, चलो मजा नहीं आ रहा, अब ये पढ़ लेता हूं, फिर मजा नहीं आ रहा, चलो अब ये पढ़ लेता हूं। तो कुल मिला के आपने पढ़ाई करने का सोचा 10 घंटे, आप पढ़ पाए 6 घंटे ही, क्यों? क्योंकि आपने बीच बीच में कहीं ना कहीं वो खुद की अंतर आत्मा से आवाज आती रही, आंतरिक प्रतिरोध बनता रहा, जिसकी वजह से आपने 10 घंटे का शेड्यूल बनाया था, 10 घंटे पढ़ने की प्लानिंग थी, 10 घंटे का टारगेट था, है ना। तो कुल मिला के बीच में 10 मिनट इधर, 20 मिनट उधर, कुछ काटा पिटी करके 6 घंटे ही आप मोटा मोटी तौर पर पढ़ पाए। तो बस इतनी सी बात है। ये जो आपने सोचा पढ़ने का, वो आपका ईएमएफ था। ये जो आपने समय बर्बाद कर दिया, वो क्या है? आंतरिक प्रतिरोध की वजह से हुआ। तो आंतरिक प्रतिरोध की वजह से प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध के लिए हम यहां पर अभी विभव या विभवांतर कितना होगा वो देंगे, और ये कितना विभवांतर उत्पन्न कर पा रहा है। ये जो आपने 4 घंटे बर्बाद कर दिए वो हो गया। और जो नेट आउटपुट जो आपने दिया, नेट आउटपुट आपने दिया, वह है डेल्टा वी या विभवांतर। वो क्या है? डेल्टा वी या विभवांतर। क्लियर है मामला? क्या ये कहानी सभी को चमकी कि हाँ सर, जितना हमने सोचा हमने कुछ बर्बाद कर दिया और हमें कुछ मिल गया आउटपुट में। अब ये 6 घंटे जो है वो मिल गया, अब मैं इससे ज्यादा नहीं निकाल सकता कभी भी, क्यों? क्योंकि ये आंतरिक प्रतिरोध तो होगा ही होगा। अब बस मैं ये कर सकता हूं कि अगले दिन एक नया सेल के बारे में सोचूं या एक नई जिंदगी के बारे में सोचूं, जिसमें मैं ये अपना आंतरिक प्रतिरोध कम कर दूं, तो मेरा आउटपुट विभवांतर बढ़ता जाए। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है सर कि मैं 10 घंटे पढ़ने का सोचूं और लगातार बिना रुके बिना हिले मैं 10 घंटे लगातार पढ़ जाऊं। सर 10 घंटे बहुत बड़ा ड्यूरेशन होता है। बीच में भूख भी लगेगी, खाना भी आएगा, खाना भी खाना पड़ेगा, पानी भी पीना पड़ेगा, फिर निकालना भी पड़ेगा जो खाया पिया उसको, तो ये सब कुछ चलता रहेगा जिंदगी में। तो डेल्टा वी जो है वो कभी भी ई के बराबर नहीं हो सकता, है ना। अब अगर क्वेश्चन वाला बोल दे कि यार एक हमारे पास आदर्श सेल है, कैसा सेल है? आदर्श सेल है ना। मतलब कि वो केवल पिक्चरों में या वो केवल लिखा हुआ ऐसा हो सकता है कि एक ऐसा सेल है जिसका ईएमएफ डेल्टा वी के बराबर, तो फिर हम कुछ निकल सकते। हाँ भैया तूने बोला, हमने मान लिया, वो वाली कंडीशन होगी। क्लियर है मामला? अच्छा, अब सर ये तो आपने फील दिलवाया ईएमएफ ई का और डेल्टा वी का। अब इसमें डेल्टा वी का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं वो भी निकालेंगे हम, और साथ ही साथ आपको यहां पर ये ईएमएफ करता क्या है, एक्चुअल में कर क्या रहा है, ये भी आपको देखना होगा और यह भी समझना होगा। कैसे? देखिए, अब मैं एक बार आपको एक और फीलिंग वाली बात देता हूं कि एक्चुअल में ये बैटरी करती क्या है या सेल करता क्या है। मान के चलो हमारे पास यहां पे ये प्रतिरोध था, बाह्य प्रतिरोध था कैपिटल आर, यहां पर मैंने एक बैटरी लगाई, ठीक है, इसका कुछ ना कुछ आंतरिक प्रतिरोध भी होएगा। ये दे रही है V वोल्ट का विभवांतर। तो एक बार ये बैटरी का जीवन समझ लेते हैं, एक बैटरी का या सेल का, है ना, बैटरी नहीं बोलना चाहिए मुझे भी, सेल बोलना चाहिए। तो सेल का जीवन समझा देता हूं मैं आपको, ये सेल अपनी जिंदगी में कर क्या रहा है। देखो, यहां पर होगा एक पॉजिटिव सिरा, यहां पर होगा एक नेगेटिव सिरा, यहां पर होगा एक पॉजिटिव सिरा और एक होगा नेगेटिव सिरा। तो यहां पर अगर ये पॉजिटिव सिरा, तो यहां पर कोई प्रतिरोध नहीं है, तो ये भी एक पॉजिटिव सिरा बन गया, ये भी एक नेगेटिव सिरा बन गया।
अब ये सेल या बैटरी कर क्या रही है ना? देखो, सेल या बैटरी जो है वो हमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट सी बातें कुछ बता रहा हूं आपको। सेल या बैटरी क्या करती है? ये दे रही है सर हमें विद्युत ऊर्जा या ऊर्जा देती है। सबसे इंपॉर्टेंट सा स्टेटमेंट, सेल या बैटरी जो होती है वो, अच्छा सेल और बैटरी में अंतर क्या सर? ये या क्या बोले जा रहे हो? सेल जो होता है, अगर मैं एक ही डंडा बना रहा हूं तो ये मेरे पास एक सेल है। अगर मैं एक ही डंडा बनाऊं, मतलब ये मैंने ये ऐसा बनाया, ये जो होगा ये मेरे पास सेल हो गया। और सेलों का संयोजन जो है वो एक बैटरी कहला जाता है। कि मेरे पास ये एक सेल था, फिर मैंने एक और लगा लिया उसके पीछे, फिर मैंने एक और लगा लिया, फिर मैंने एक और लगा लिया, तो ये मेरे लिए बैटरी बन गया। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे गाड़ियों की बैटरी होती है या इन्वर्टर की बैटरी होती है, कहीं पर भी वो बड़ी बैटरी होती है, तो उसके अंदर हमें दिखता है सर कि हाँ सर ये बहुत बड़ी बैटरी है, यहां पर एक पॉजिटिव सिरा नेट है, एक बाहर का नेगेटिव सिरा, वो क्या, उसके अंदर बहुत सारे छोटे 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 सेल मिलकर बने हैं ना। या अगर आप में कोई तूफानी बालक हो तो उसने कभी बैटरी खोल के देखी हो, तो बहुत बार जो सस्ते प्रोडक्ट्स होते हैं तो ये लोग क्या करते हैं ना, जैसे फोन की बैटरी मत खोल के देख लेना किसी दिन, है ना, वो तो ओरिजिनल बैटरी लगाते हैं उसके अंदर। लेकिन बहुत बार क्या होता है, जैसे ट्रिमर वगैरह, हेयर ड्रायर वगैरह, या छोटी छोटी जो चीजें होती है जिनमें छोटी छोटी बैटरी लगी होती है, या गाड़ी, जैसे बच्चों की जो खिलौना गाड़ी होती है जिसके अंदर बैटरी उसके अंदर चिपकी हुई होती है, आप बाहर नहीं निकाल सकते उसकी बैटरी। तो अगर आपने तोड़ ताड़ कर उसकी बैटरी बाहर निकाली, तो मुझे अच्छे से याद है ना, एक बार मैंने किया था ये, तो एक कोई सा है ना, मैं जब कॉलेज में था, मेरे पास एक ट्रिमर था, ट्रिमर जो बाल काटने की मशीन आती है, तो उसको वो खराब हो गया था, तो चाइना का माल था, मैंने खोला उसको, मैंने सोचा देख लेते, सुधार लेते इसको। तो खोला तो उसकी बैटरी जो थी उसके अंदर टेप लगा, मतलब उसको चिपकाई हुई थी। तो मैंने ये क्या चिपका, ऐसी कैसी चिपका दी इसने बैटरी? मैंने उसको भी खोला, तो बैटरी खोलकर मैंने उसके अंदर पाया कि उसने क्या किया हुआ था, ये दो ऐसे जो सेल होते हैं हमारे पास, जो नॉर्मल सेल होते, उनको ही चिपका कर, ऐसा टेप वेप लगाकर, कवर वोर लगाकर ऐसा उसके अंदर बिठा देते कि हाँ भैया ये बैटरी है। तो ये एक्चुअल में बैटरी नहीं थी, वो क्या थी, दो सेल मिलकर एक बैटरी बनाई थी। तो वैसे ही यहां पर ये दो से ज्यादा सेल मिलकर एक बैटरी बना सकते हैं। बाकी तो हमारे पास जो अलग अलग आकार की, हाँ ब्लूटूथ स्पीकर में भी ऐसा कर देते हैं, ब्लूटूथ स्पीकर में भी ऐसा होता है। हाँ, तो फोन के अंदर जो होती है वो बैटरी होती है। आपके कॉलेज के समय ट्रिमर, अबे मैं आदिवासी के गांव से थोड़ी ना आया था, या मैं जब इंसान ने आग की खोज करी थी, या इंसान जब पहिया बना रहा था, या इंसान जब खेती बाड़ी करना शुरू करा था, तब मेरा कॉलेज थोड़ी ना क्या था। हाँ, बहुत सारे जो नकली पावर बैंक होते, जो अगर आप कभी कंपनी में से ना खरीदो, ये रेलवे स्टेशन के बाहर से कहीं से पावर बैंक खरीदो, वो भी यही करते, वो भी उसके अंदर सेल लगाकर टेप बंडी करके बोलते हैं बैटरी यही है। आपके टाइम पे ट्रिमर आ गया था, ये कैसा सवाल है भाई? मेरी शक्ल देखकर क्या लगता है तुझे? क्या लगता है तुझे कितना पुराना हूं मैं? चिंता ना कर, ज्यादा पुराना नहीं हूं मैं। देखो, तो यहां पर ये जो सेल होंगे है ना, और कितना भी पुराना हो, ट्रिमर मेरे को लगता है भैया ट्रिमर है ना 25-30 साल पहले से दुनिया में यूज हो रहे हैं सेल। हाँ, अरे यार कहानी से भटका दिया तुमने। देखो अब क्या होता है, सेल जो होता है, सेल जो होता है, ये सेल करता क्या है बेसिकली? तो सेल जो है वो ऊर्जा प्रदान करता है। ध्यान रखना, सेल ऊर्जा प्रदान करता है। सेल ऊर्जा प्रदान करता है। अच्छा, अब सेल ऊर्जा किसको दे रहा है ना? देखो बेसिकली जो धारा है, वो धारा क्या है? वो धारा जो है, वो धारा क्यों बहती है? सर धारा जो होती है वो आवेश का बहाव है। अगर यहां पे आवेश प्रवाहित हो रही है, इसमें से आवेश बहकर जा रहा है, तो हम बोलेंगे यहां पर धारा है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सर। तो एक्चुअल में यहां पर ये जो धारा प्रवाहित हो रही है, वो धारा प्रवाहित किसकी वजह से होती है? इलेक्ट्रॉन की, या पॉजिट्रॉन हमने माने थे, ऐसे पॉजिटिव आवेश मान लिए थे, इलेक्ट्रॉन का अपोजिट समझने के लिए। तो ये बैटरी कर क्या रही है? क्या ये बैटरी जो है वो इलेक्ट्रॉन देती है? ऐसा सवाल हो सकता है आपको कभी कि बैटरी या सेल इलेक्ट्रॉन देता है
देता है, यह स्टेटमेंट गलत है। ये क्या देता है? केवल ऊर्जा देता है। इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है इस दुनिया में साहब, इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है साहब इस दुनिया में साहब, दिक्कत है ऊर्जा की, दिक्कत है ऊर्जा की, है ना। ये दुनिया में जो भी सारी लड़ाइयां होती है या ये दुनिया जो है वो किसके पीछे भाग रहा है? अब बोलते हैं कि सर हमारे यहाँ पे पेट्रोल डीजल की गाड़ियां कम करेंगे, हम तो साहब इलेक्ट्रिक गाड़ियां लेकर आएंगे। अब थोड़े दिन में बोल दिया कि यार इलेक्ट्रिक गाड़ी तो मामला गड़बड़ी है, तो एक काम करो मिक्स फ्यूल वाले इंजन बनाओ ऐसे। तो ये सब क्यों चल रहा है? क्यों चल रहा है? ताकि एक्चुअल में ऊर्जा की निर्भरता को हम कम कर सके, पेट्रोल डीजल पे और इलेक्ट्रिक पे बढ़ा सके, फिर इलेक्ट्रिक से शिफ्ट करके और कहीं ले जाएंगे। तो ये सब कुछ किसका चक्कर है? यह सब कुछ किसका चक्कर है बाबू भैया? किसका चक्कर है? हेलो हेलो माइक चेक। हेलो हेलो। हाँ भाई, हमारे यहां से तो सब ओके चल रहा है। हाँ चल रही है क्लास। हेलो 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 हेलो। क्या क्लास चल रही है? अब चल रही है क्लास। चलिए, तो ये बैटरी क्या कर रही है? एक्चुअल में हमें ऊर्जा दे रही है। क्या दे रही है? ऊर्जा देती है सेल या बैटरी। तो कहानी क्या है? देखो क्या होता है, यहां पर मान के चलो एक पॉजिट्रॉन है। अच्छा, अब ये इनकी इलेक्ट्रॉन की संख्या, पॉजिट्रॉन की संख्या जो है, मैं ये कह रहा था, वो हमारे पास जो चालक है, तो एक्चुअल में सर ये इलेक्ट्रॉन या आवेश है ना, सेल क्या आगे लिख देते, इलेक्ट्रॉन, आवेश या इलेक्ट्रॉन कौन देता है ना। यहां पे जो सेल लिखा, तो आपने बोला सर सेल इलेक्ट्रॉन नहीं देता है, या आवेश भी बोल सकते हैं, इसे क्या बोल सकते हैं? आवेश। तो एक्चुअल में ये देता कौन है? क्योंकि धारा क्या है? विद्युत धारा। क्या सर? विद्युत धारा है, आवेश का प्रवाह। तो ये कौन देता है? एक्चुअल में हमें आवेश या इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा चालक देता है, चालक देता है। तो अगर मान के चलो तुम कहीं पर से एक तार खरीद कर लाए, अगर तुमने अपने घरों में ऐसा बोलते ना कि हमारा बिजली का बिल क्यों आता है? क्यों आता है हमारा बिजली का बिल? सर बिजली का बिल इसलिए आता है कि हमारे घर में धारा बही, हमारे घर में इलेक्ट्रॉन बहे, या उसने हमें इलेक्ट्रॉन दिए। एक्चुअल में हमारे घर में इलेक्ट्रॉन की कोई कमी नहीं है सर, है ना। हमारे घर में इलेक्ट्रॉन की कोई कमी नहीं है सर। हमारे घर में जितने तार डले हुए, इनके पास अथाह इलेक्ट्रॉन है, इतने इलेक्ट्रॉन है कि हमारे आने वाले 7 पुश्तें भी उसकी धारा यूज करती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सर चक्कर किसका है? चक्कर है ऊर्जा का। वो इलेक्ट्रॉन जो है वो आवारा इलेक्ट्रॉन था, याद है स्टार्टिंग की कहानी। वो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है? वो आवारा इलेक्ट्रॉन था। तो आवारा इलेक्ट्रॉन इधर तो घूम घूम के टकरा टुकड़ के वापस अपने घर आकर बैठ जाता था। तो उसी को आगे बढ़ाना है सर। तो उसको आगे कौन बढ़ाने के लिए आया? सेल या बैटरी। तो ये क्या करता है एक्चुअल में? ये कर रहा है कि हमारे पास यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होगा ना, इलेक्ट्रॉन देखो धारा की विपरीत दिशा में जाता है और पॉजिट्रॉन धारा की दिशा में जाता है। तो यहां से मान के चलो एक आवेश था, यहां पर बैठा हुआ था इसकी जिंदगी में, है ना। ये टकरा टकुर के वापस यहीं आ रहा था। तो अब जैसे ही बैटरी लगी तो ये क्या होगा? ये आगे बढ़ेगा, ये आगे बढ़ेगा, ये आगे बढ़ेगा, ये आगे बढ़ेगा, रेजिस्टेंस में, प्रतिरोध में से जाएगा। और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इसकी ऊर्जा जो है वो खत्म होती जाएगी, खत्म होती जाएगी, खत्म होती जाएगी, खत्म होती जाएगी, खत्म होती जाएगी। अब ये बैटरी के पास पहुंचा, बैटरी को इसने बोला कि मेरे पास ऊर्जा खत्म हो गई। जब मैं वहां पर था तुमने बोला था कि मैं तुम्हें ऊर्जा दूंगी, भागो यहां से, आगे बढ़ो अपनी जिंदगी में। मैं यहां आ गया, मेरे पास ऊर्जा खत्म हो गई। तो बैटरी ने बोला वत्स चिंता ना कर, मैं हूं ही इसलिए यहां पर। तो बैटरी ने तुरंत इसे ऊर्जा दी। ये यहां से कूदेगा, ऊर्जा लेगा, ऊर्जा लेके इस पार गया। ऊर्जा जैसे ही आई फिर बोला यस अब मेरे पास एनर्जी आ चुकी है। फिर भागेगा ये यहां से, भागेगा, गोल घूमेगा, प्रतिरोध में से जाएगा इसकी में, फिर ऊर्जा की हानि हो जाएगी, फिर थक हार के फिर यहां पर पहुंचेगा, फिर बोलेगा मेरे पास फिर ऊर्जा खत्म हो गई। बैटरी बोलेगी वत्स मैं हूं ही इसलिए यहां पर। फिर उसके बाद में तुरंत ऊर्जा लेगी और ये तुरंत इसे इस तरफ फेंकेगा, तो यहां पर फेंका और फिर उसके पास ऊर्जा आ गई और ये तुरंत दौड़ते रहेगा ना। आप ऐसा समझ सकते हो कि जो बैटरी या सेल लगा हुआ है बीच में, ये क्या कर रहा है? यहां पर एक तरीके से ऐसा समझो, आप कि एक तरीके से ना
हमारे पास बहुत सारी गेंदे हैं, बहुत सारी गेंदे, गेंदों का बाड़ा लगा हुआ है, छोटे 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 बहुत सारी गेंदे 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 बॉल 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 बॉल, बहुत सारी छोटी छोटी बॉल्स। अब क्या है, अब क्या है कि यहां पर से ये जो बॉल है, वो बॉल जो है वो थक हार के यहां बैटरी के चरणों में आ जाती है। वो बैटरी इन सबको उठाती है, निचले स्तर से उठाती है और उठाकर पीछे फेंक देती है। और जैसे ही वो पीछे फेंकती है तो फिर वो आगे और दौड़ने लग जाते हैं। उनका ऊर्जा का स्तर बढ़ा देती है। एक्चुअल में क्या कर देती है, ऊर्जा का स्तर बढ़ा देती है। आई बात समझ में? तो यहां पर ये बैटरी एक तरीके से तुम ये मान के चलो, बैटरी क्या कर रही है वहां पर, बैटरी ये कर रही है, बैटरी जब तक लगी हुई है तब तक यही कर रही है, उठाया फेंका, उठाया फेंका, उठाया फेंका, उठाया फेंका। ये एक्सरसाइज करती है बैटरी पूरे टाइम। यहां से उठाएगी फेंकेगी, उठाएगी फेंकेगी, उठाएगी फेंकेगी, क्योंकि यहां जो आ रहा है उसके पास ऊर्जा खत्म हो गई है, उनको उठा के इधर फेंक देगी, फिर इनके पास ऊर्जा बढ़ेगी, फिर घूमकर आएंगे और ये कंटिन्यूस चलता रहेगा। तो ये काम करती है बैटरी, ये एक्चुअल में उन्हें ऊर्जा प्रदान कर रही है। तो एक्चुअल ऊर्जा क्या, विभवांतर दे रही, विभवांतर इंटू आवेश ही तो ऊर्जा होती है। आई बात समझ में? तो हाँ बिल्कुल है ना, जैसे आप हमें एनर्जी देते हो तो बिल्कुल वही वाली बात है। ये है फिजिक्स की क्लास, तुम आए थक हार के अपनी जिंदगी से हताश निराश परेशान, फिर तुम आए फिजिक्स क्लास में, फिर तुम्हारे पास ऊर्जा आई, फिर तुम घूम फिर कर जाओगे, फिर एक दिन पूरी मेहनत करोगे, फिर उसके बाद में आओगे शाम तक, फिर थक हार जाओगे, फिर ऊर्जा मिलेगी, फिर घूमते रहोगे। हाँ, बुलडोजर की तरह काम करती है। अब यहां पर ये, अब तुम्हें ये बात चमकी तो ये कहानी का मेन पर्पस क्या था, कहानी का मेन पॉइंट जो है वो दो इंपॉर्टेंट से पॉइंट है। क्या कि सेल क्या देता है, ऊर्जा देता है, सेल आवेश नहीं देता। आवेश हमारे पास जो तार होता है उसके पास ऑलरेडी है। पहली इंपॉर्टेंट सी बात। दूसरी इंपॉर्टेंट सी बात, हमें यह बात समझ में आई सर कि अगर मेरे पास यहां पर, अब ध्यान से सुनना मेरे प्यारे, बहुत ध्यान से सुनना, अब ये बातें आगे काम आएगी हमको। हमारे पास यहां पर एक बैटरी है, पॉजिटिव एक नेगेटिव सिरा है, तो इसमें से जब भी हम इधर से कूद कर इधर जाएंगे, मतलब मान के चलिए बिंदु बी बोला, ये बिंदु ए बोला, तो मैं जब भी बी से ए की तरफ जा रहा हूं तो मेरा विभव बढ़ रहा है या घट रहा है ना, मतलब ऊर्जा बढ़ रही है या घट रही है। मैं कूद कर इधर गया तो मेरी ऊर्जा बढ़ रही है या घट रही है, जल्दी बता जल्दी बता जल्दी बता जल्दी बता। अरे डिस्चार्ज कैसे, एक काम कर यार, तू पहले सब कुछ ही पढ़ ले, डिस्चार्ज कैसे होती है ये भी पढ़ना है तुझे, बताऊंगा ना भाई, रुक तो जा, जो पूछ रहा हूं वो बताओ पहले तो। ये ए बिंदु ये बी बिंदु है, अगर इस तरफ जाएगी है ना, ए बी से ए की तरफ जा रही है तो ऊर्जा बढ़ रही है या घट रही है, ऊर्जा बढ़ रही है, मतलब विभवांतर बढ़ रहा है। बस इतनी सी बात हमें पता होना चाहिए कि यहां पर अगर मेरे पास ये बी बिंदु है और एक ए बिंदु, तो ए बिंदु का विभव ज्यादा होगा बी बिंदु से, और ए से बी पर जाने पर यह वी बढ़ रहा है, वी बढ़ता है। अब कितना बढ़ेगा सर, जितना यहां पर वी होगा, यहां पर इसका जो विभवांतर होगा उतना बढ़ेगा। मान के चल कि यहां पर ये बैटरी लगी हुई जिसका विभवांतर 10 वोल्ट का है, तो इधर जितना होगा उससे 10 ज्यादा इधर हो जाएगा, इतना जितना यहां पर होगा उससे 10 ज्यादा इधर हो जाएगा, 10 ज्यादा इधर हो जाएगा। और इसका उल्टा भी सही होगा फिर तो, है ना। अगर मान के चल कल को कोई एक मूर्ख इलेक्ट्रॉन उल्टा आ गया, होते ना हमारे बीच में कुछ कि नहीं आज हम कुछ तूफानी करते हैं, उसने सोचा कि नहीं मैं इधर, या मान के चल एक धारा जो है वो इधर से इधर जा रही है, अब मान के चल किसी ने मूर्खता भरी हरकत कर दी, उसने बोला नहीं ना, जिंदगी दुनिया में जो सब कोई करते हैं वो मुझे नहीं करना है, मुझे ना कुछ अलग करना है, मुझे दूसरों से हट कर करना है। तो हट कर करने के चक्कर में वो उल्टा आ गया है ना। उसने सोचा कि अच्छा सब लोग 9 बजे सुबह उठते, ओके मैं 9 बजे सुबह सो जाऊंगा, तो उसने उल्टी हरकत कर दी यहां पर। तो अगर वह पॉजिटिव से नेगेटिव चले गया कल को कोई, तो क्या होगा, तो सर यहां पर इधर जाने पर उसका विभव घटता है,
है ना। मान के चलो ये बिंदु ए है, अभी भी ये बिंदु बी है, तो अभी भी वही बोलूंगा मैं, ए का विभव ज्यादा होगा बी से, क्योंकि सर ए से बी जाने पर विभव घट रहा है और बी से ए आने पर विभव बढ़ रहा है। क्या ये छोटी सी बात सभी को चमकी? एक बार जोरों से कमेंट्स में लगा दो आप। अब इसी प्रकार से अगर मैं चाहूं तो क्या इसको आसान शब्दों में ऐसा भी बोल सकता हूं, क्या आसान शब्दों में ऐसा भी बोल सकता हूं कि सर 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 रुकिए, ऐसा समझ लो नेगेटिव से पॉजिटिव जाने पे विभव बढ़ता है, ऐसा समझ लो नेगेटिव से पॉजिटिव जाने पर विभव बढ़ता है, विभव बढ़ता है, और पॉजिटिव से नेगेटिव जाने पर विभव घटता है, विभव घटता है। क्या ये छोटी सी बात सभी को बहुत ही जोरों से चमकती? क्या ये छोटी सी बात सभी को चमकती कि सर ऐसा बोल दो आसान शब्द में आप? क्योंकि देखो मुझे कभी बैटरी दिखी नहीं दिखी, मैंने बोला चलो ठीक है पॉजिटिव नेगेटिव देख लो, उससे समझ लेते। नेगेटिव से पॉजिटिव जाऊंगा मैं तो विभव बढ़ता है, और उसके बाद में अगर मैं पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हूं तो विभव घटता है। यह छोटी सी बात मुझे पता होना चाहिए। अब इस पे कुछ एग्जाम्पल करते हैं हम चीज का फील लेने के लिए। हाँ भाई लिख लिया इतना सभी ने? लिख लिया सभी ने इतना? उल्टा किया, क्या कहना चाह रहा है ये आदमी? जगदीश आर्या, देखो तो हम चाहे तो इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, जैसे अगर मैंने तुम्हें बोला एक जामफल के रूप में समझेंगे सर हम। मान के चलो यहां पर मेरे पास यहां पर एक बैटरी लगी हुई, एक सेल लगा हुआ है ना। अब यहां पर ये मेरे पास बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, यहां माइनस ये प्लस है। मैंने आसान शब्द में बोला तुम्हें कि बी बिंदु का विभव जो है वह 20 वोल्ट है और बैटरी का विभवांतर जो है वो 50 वोल्ट है, तो ए बिंदु का विभव क्या होगा? VA बराबर क्वेश्चन मार्क, VA बराबर क्वेश्चन मार्क। क्या आएगा जल्दी से बता दो, क्या आएगा जल्दी से बता दो। अर्चना बिटिया ठीक है मैं कर दूंगा, एक बार कल बताना, कल संडे है ना, कल एक बार बता देना, मैं 100% कर दूंगा। ये काम करो, मैं लिख ही लेता हूं, हाथ पर लिख लेता हूं, आज मैं टैटू बना लेता हूं। हाँ भाई जल्दी से बताएंगे ए क्या आएगा? आपने उल्टा बना दिया पीछे। सुयश कुमार मेरे को ऐसा कभी कभी लग रहा है, इसमें क्या उल्टा है पहले तो ये बता, है ना। और दूसरी बात मेरे को कभी कभी ऐसा लग रहा है कि तुम्हें शायद इस बैच की जरूरत नहीं है। क्या बोलते हो तुम? तुम्हें भी ऐसा लगता है क्या कभी कभी कि तुम गलत जगह आ चुके हो? मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम गलत जगह आ चुके हो, तुम्हें इस बैच की जरूरत नहीं है। क्या आएगा आंसर? देखो अब पहली बात तो ये बताओ ए बिंदु का विभव बढ़ेगा या घटेगा? सर बी का विभव 20 वोल्ट है, मैं यहां से इधर जा रहा हूं, तो मेरे हिसाब से इसका जो हल होना चाहिए वो होना चाहिए कि सर ए बिंदु का जो विभव हो जाएगा वो हो जाएगा 20 प्लस 50 या 70 वोल्ट। क्या मैंने सही बोला? क्या मैंने ये सही बोला? विभव बढ़ जाएगा, विभव बढ़ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है सभी को? यहां पर 20 था, अच्छा सर 50 ये दे रहा है, मैं उस बिंदु का निकालना चाह रहा था, ये विभव बढ़ा देगा तो 70 वोल्ट हो जाएगा। आपने साइन उल्टा बना दिया। यार पूरी क्लास को सीधा दिख रहा, तुझे कैसे उल्टा दिख रहा है ये बता। ये नेगेटिव है, पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे, इस तरफ जाएंगे तो विभव बढ़ता है, इस तरफ जाएंगे तो विभव घटेगा। सही तो लिखा है, ये नेगेटिव से पॉजिटिव जाने पर विभव बढ़ता है, पॉजिटिव से नेगेटिव आने पर विभव घटता है, शुद्ध हिंदी में लिखा है। चलिए अब हम इसी प्रकार से अगर हम इसका एक और दूसरा सवाल कर लेते हैं, है ना। कुछ बच्चे बोले नहीं सर, अरे बी पर, फिर बी पर क्या होगा? बी पर मैं दे रहा हूं मेरे भाई, है ना। एक पूछा सर फिर बी पर क्या होगा? अरे बी पर दिया है, ए का निकालना है। वो तो अच्छा हुआ भैया मैं दिल का मजबूत आदमी हूं, वरना तुम्हें तो फिजिक्स पढ़ाते पढ़ाते मेरे को तो लगता है कोई दिल का कमजोर आदमी आ जाए
तो तुम तो उसको बायोलॉजी सिखा दो पूरी। ये बोले सर ये सब छोड़ो, कहां लगे हो चक्कर में, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है ना, वो तुम्हें करंट का फील देने जाए, तुम उसे पूरा बायो का फील दे दो। तुम बोले सर इतना खतरनाक सवाल पूछेंगे हम आपसे हर बार कि हमको करंट का फील आए ना आए, आपको सीधे आईसीयू में भेज देंगे, वहां आपको पूरा बायो का फील आ जाएगा सर, पूरा फील, सब बायोलॉजी का पूरा फील दे देंगे आपको हॉस्पिटल पहुंचा के। देखो तो यही सेम सवाल, सेम प्रकार का सवाल, मान के चलो यहां पर ये है 15 वोल्ट की बैटरी, यहां पर ये जो ए बिंदु है, ए बिंदु है। अब ध्यान से समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं मेरे भाई, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। ए बिंदु पर विभव जो है वह मैंने बोला 40 वोल्ट है, बी बिंदु का विभव निकालना है। ये बिल्कुल ही बच्चों वाले सवाल है, जल्दी जल्दी बता दो मुझे, जल्दी जल्दी बता दो। सर आपने पिछली वाली स्लाइड में यहां पर ए बिंदु का विभव ज्यादा ही होगा, इसमें भी ए बिंदु का विभव ज्यादा है, इसमें भी ए बिंदु का विभव ज्यादा है। मैं जब बोल रहा हूं बी से ए जाने पे विभव बढ़ रहा है तो हाँ सर ए का ज्यादा होगा बी का कम होगा। अब मैं बोल रहा हूं ए से बी जाने पे घट रहा है तो ए का फिर भी ज्यादा होगा, बी का फिर भी कम ही होगा ना। ए का विभव, ये तू इतना ध्यान रख ले, पॉजिटिव का सिरा का विभव ज्यादा होता है, नेगेटिव वाले का कम होता है, इतनी सी बात है। हाँ भाई इसका क्या आएगा जल्दी से बता दो आंसर। तो सर अब हमें पता है, अब आपने बता दिया हमें कि यहां पर VB जो होगा वो कितना हो चाहिए, कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो 40 - 15 या हो जाएगा 25 वोल्ट। चल लास्ट सवाल फटाफट बता दो मेरे को। यहां पर सेम बैटरी लगी हुई है, सेम सब कुछ कहानी चल रही है, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है ना। किसी को ए बी से तंग आ चुके तो XY ले लो। देखो यहां पर मेरे को बोला कि ये बैटरी लगी हुई है 50 वोल्ट की और यहां पर ये 10 वोल्ट, ए बिंदु का विभव है 10 वोल्ट। मेरे को बी का विभव बताओ जल्दी से, 10 वोल्ट बी का विभव बताओ, ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, बी का विभव बताओ, बी का विभव बताओ। अच्छा ये सुयश बायो में भी ऐसा करता है क्या, स्टार आदमी है था। उभरता हुआ सितारा है ये, मतलब 40 वोल्ट आएगा। अच्छा ढंग से कर लो, आराम से अच्छे से कर लो। 40 आएगा, -40 आएगा, देख लो, आराम से देख लो, आराम से देख लो। अच्छा सर कैसे पता चला सर, हमें हल करा हमने तो हमें पता चला सर VB जो होगा वो हो जाएगा, यहां पर इस बिंदु का विभव कितना है 10 वोल्ट है। 10 - 50, इधर जाने पर सर आपने सिखाया कम होता है, तो 10 - 50 मतलब -40 वोल्ट होता है। अच्छा अब ये बात बता सर, जरूरी क्या इधर नेगेटिव में हो, कुछ भी हो सकता है, इधर पॉजिटिव हो सकता है, इधर नेगेटिव हो सकता है, दोनों तरफ नेगेटिव हो सकता है, दोनों तरफ भी वो पॉजिटिव हो सकता है, जिसे हमने क्वेश्चन करे। बस इतना है कि ए पॉइंट पर बैटरी के सामने ज्यादा विभव होगा, बैटरी के पीछे विभव कम होगा। ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर मैं बोल देता हूं -10, यहां पर तुझसे विभव पूछ लेता, कुछ भी हो सकता है ना। ए पॉजिटिव भी विभव हो सकता है, बी नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन एक बात पक्की है कि ए बिंदु पर विभव ज्यादा होगा बी बिंदु से। इतना सा बस आपको ध्यान रखना है, इतना सा आपको ध्यान रखना है। क्या यह सभी को क्लियर है? चाहो तो लिख लो कि ए और बी बिंदु का है ना, क्योंकि इसमें भी बच्चों को भयंकर कंफ्यूजन हो जाता है, ये नेगेटिव कैसे हो गया, नहीं मेरे दिल पे लग गई, ये नेगेटिव कैसे होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। अरे हो सकता है, काम डाउन, चिल, नो टेंशन इन माइंड, एवरीथिंग इज पॉसिबल। उधर का नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस इतना है कि इधर का ज्यादा होना चाहिए, उधर का कम होना चाहिए। तो चाहो तो लिख लो एक स्टेटमेंट, ए और बी का विभव नेगेटिव, पॉजिटिव, 0 कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, 0 कुछ भी हो सकता है। दूसरे वाले का -25 कर दो, चल कर देता हूं, तूने बोला -25 कर दे। अब सोच यहां पर अगर -25 हो गया तो ये 40 वोल्ट है, ये -25 वोल्ट है, तो इनमें अंतर बता एक बार कितना है सर। 40 से -25 जाना, 40 से 0 जाना, फिर -25 जाना, मतलब सर ये तो अंतर जो हो गया 65 का हो गया, लेकिन ये अंतर कितने का जरा 15 का, तो -25 कैसे हो जाएगा?
अच्छा, तो सर इसमें हमारे पास सर कुछ स्टार बता दो, कुछ शॉर्ट ट्रिक वगैरह। हाँ, इस प्रकार की चीजों को करने के लिए अब मैं आपको एक और मेथड सिखा रहा हूं। ये तो बेसिक मेथड है जो दुनिया को पता है कि हाँ सर ये नेगेटिव से पॉजिटिव जाने पे क्या क्या होता है। ठीक है, अब हम इसमें फिर से बुलाएंगे चिंटू को। चिंटू आया हमारी मदद के लिए ना, तो चिंटू चलेगा परिपथ पर। चिंटू चला परिपथ पर। वो तुम्हारे लिए, केवल तुम्हारे लिए, भले ही तुम्हारी शक्लें बैंगन जैसी है, भले ही तुम अदरक जैसे हो, लेकिन तुम्हारे लिए वो अपनी जान जो है वह जोखिम में डालेगा और परिपथ पे चलेगा। अब परिपथ पर जब चलेगा तो कैसे चलेगा वो अब हमें देखना है। देखो भैया, तो यहां पर ये एक एसपी स्टार मेथड, जिससे आप ये पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर बहुत आसानी से कर सकते हो। आपको कुछ नहीं ध्यान रखना, आप बस इतना ध्यान रखो यार कि आपको कहां से कहां जाना है। चल ठीक है, मत ध्यान रख कहां से कहां जाना, कुछ भी ध्यान मत रख, तो बस एक बार पॉजिटिव और नेगेटिव चिन्ह बना ले। ठीक है, अब अगर तुझे इस बिंदु का विभव दिया है, ए बिंदु का विभव, और तुझे बी बिंदु का विभव निकालना है ना, जैसे यही वाले सवाल जो हमने करे, इनको मैं और आसान तरीके से करके बताता हूं। देखिए 50 वोल्ट है, ए बिंदु का विभव कितना दिया हुआ था, बी बिंदु का दिया हुआ था 20 वोल्ट का। अच्छा, यही वाला सवाल, फिर से वही वाला सवाल, दूसरा वाला भी, 2 सवाल कर लेंगे बस, उसके बाद में हमें ये ट्रिक चमक जाएगी। तो यहां पर ये पॉजिटिव सिरा, ये नेगेटिव सिरा। यहां पर मेरे को बोल रहा कि सर ए बिंदु का विभव जो है वो 40 वोल्ट है, और यहां पर ये जो है 15 वोल्ट है। ठीक है, अब मुझे बी बिंदु के विभव निकालने हैं। तो यहां पर अपनी जान को हथेली पर लेकर चिंटू चला है ना। अब कहां चलेगा देखो भैया, पहले ये अलग सवाल कर लेते हैं। चिंटू चला यहां पर, ए बिंदु पर पहुंचा। अब तुमने बोला चिंटू ए से बी जा, तुमने बोला चिंटू ए से बी जा, तो कैसे जाएगा चिंटू? चिंटू का जाने का एकदम आसान सा तरीका परिपथ पे चलने का। उसने बोला कि देखो यार, जितना भी वोल्ट है तुम वो लिखो, सामने जो आएगा उसका अपोजिट कर दो, सामने जो आएगा उसका अपोजिट कर दो बस। तो सामने क्या आएगा, सामने सर उसे दिखा पॉजिटिव चिन्ह, सामने दिखा पॉजिटिव चिन्ह, तो यहां लगा दो माइनस का चिन्ह, और ये बस अपोजिट करके कुदा दो इसको। तो यहां पर आ गया 15 माइनस, क्या करना है, जो सामने दिखेगा उसका उल्टा कर दे, ये हो जाएगा वीबी के बराबर, ये हो जाएगा वीबी के बराबर। तो कितना हो गया, यहां पर होगा 15, 40 माइनस 15 मतलब ये हो गया सर 25 वोल्ट, ये हो गया वीबी के बराबर। ठीक है, अच्छा यहां पर क्या होगा सर, यहां पर अब हमें जाना है बी से ए। यहां पर पहुंचा चिंटू को बोला चल बेटा चल, तो यहां पर पहुंचा बी पर, तो बी का विभव था सर 20 वोल्ट। अब चिंटू के सामने आया नेगेटिव साइन, तो वो यहां पर लगा देगा पॉजिटिव साइन, और कितना पॉजिटिव करना है 50 वोल्ट। कहां पहुंच गया, बी बिंदु पर। कहानी खत्म, पैसा आ जाए, ये हो गया 70 वोल्ट। क्लियर है मामला? क्या सभी को चमका? क्या सभी को चमका है ना? क्या करना है, सामने जो चिन्ह आएगा उसका उल्टा कर देना। जो सामने चिन्ह आएगा उसका उल्टा कर देना। जैसे अब हम सवालों को और बेहतर करते हैं, इस पर हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तब जाकर आपके दिमाग में बात फिट होगी। अब यहां पर हम क्या करेंगे, एक एक प्रतिरोध भी लगा लेते हैं। क्या क्या लगाएंगे, एक एक प्रतिरोध भी लगाएंगे। तो जैसे मान के चलो मेरे पास यहां पे एक बैटरी थी, इस बैटरी के आगे मैंने एक प्रतिरोध भी लगा लिया। ठीक है, इसमें इधर से धारा जा रही है, घूम फिरकर कहीं से आ रही होगी। ओके सर, ये है माइनस, ये होगा प्लस, ये होगा प्लस, ये होगा माइनस। अच्छा सर, ये क्या बनाया आपने, ये क्या बनाया आपने? ओके, लेट अस सी समथिंग एल्स। ठीक है, ये कैसे हुआ सर? बैटरी जो है ना, ध्यान सुनना मेरी बात को एक मिनट। बैटरी जो है वह पॉजिटिव नेगेटिव खुद का लेकर आती है। बैटरी जब पैदा हुई थी ना इस दुनिया में, जब बैटरी पैदा हुई थी इस दुनिया में, तब उसे हक दिया गया था चुनने का
कि तुझे तय करना है इस दुनिया में कहां पॉजिटिव होगा कहां नेगेटिव होगा। तो उसने बोला मेरा इधर वाला सिरा पॉजिटिव, मेरा इधर वाला सिरा नेगेटिव। लेकिन जब प्रतिरोध पैदा हुआ इस दुनिया में, तो प्रतिरोध जो है उसे चुनने का हक नहीं दिया गया। उसे बोला तू दूसरों की ऊर्जा घटाने के लिए पैदा हो रहा है, तो तेरी दिशा धारा बताएगी, तेरी दिशा धारा बताएगी। तो प्रतिरोध को चुनने का हक नहीं है इस दुनिया में, लाचार है बेचारा, लेकिन बैटरी को चुनने का हक था। अब प्रतिरोध की दिशा जो है वो कौन बताएगी? धारा। जैसे मान के चलो हमारे पास यहां पे एक प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध में देखो क्यों ऐसा क्योंकि प्रतिरोध को एक वरदान भी मिला था। अगर उससे एक हक छीना गया तो उसके बदले उसे एक वरदान भी मिला गया था। क्या? बैटरी को भले ही घमंड है इस चीज का कि उसका पॉजिटिव नेगेटिव फिक्स है, लेकिन बैटरी से ज्यादा बेहतर चीज एक प्रतिरोध के पास भी है। भले ही उसका पॉजिटिव नेगेटिव इस दुनिया में फिक्स नहीं है, लेकिन उसे इस चीज का वरदान है कि उसे सीधा लगा लो उल्टा लगा लो बात बराबर है। मतलब सर, मतलब ये क्या होगा? अगर मान के चल, बेसिक छोटी सी बात बताओ, अगर तुम्हारे घर में एक चार्जर है, तो चार्जर को अगर तुम प्लग में लगाते हो तो सोचते हो कि तुम सीधा लगा रहे हो उल्टा लगा रहे हो। चार्जर को प्लग में लगाया जाए तो सीधा लगाया जाए उल्टा लगाया जाए, कैसे पता चलता है सीधा है उल्टा? चार्जर में पता चला कभी कि कौन सा सीधा कौन सा उल्टा? नहीं सर, चार्जर में थोड़ी ना पता चलेगा सर, कैसी बात कर रहे हो? तुम कोई भी प्लग अगर लगाते हो सॉकेट में तो उसमें ऐसा थोड़ी ना लिखा हुआ रहता कि ये राइट में आएगा ये लेफ्ट में आएगा। तुम कोई सा भी कहीं भी लगा सकते हो, तुमको ऐसे भी लगा सकते हो, तुम घुमा कर ऐसे भी लगा सकते हो। तो यही उसे वरदान है, यही वरदान है ना। अब ये जो मैंने स्टोरी सुनाई ना, आज से तुम जिंदगी में जब भी कोई भी प्लग लगाओगे कहीं पर तो तुम्हें ये स्टोरी अपने दिमाग में गूंजेगी कि हाँ एसपी सर ने बताया था इसे है वरदान, इसे है वरदान। तो इसमें कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव कुछ नहीं पता। तो इसका जो श्राप है वही इसका वरदान बन गया कि यहां पर इसमें धारा ऐसी बहाऊंगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये सिरा नेगेटिव बन जाएगा। क्योंकि धारा हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है, धारा हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है। और अगर मान के चलो यही प्रतिरोध होता, सेम होता, और इसमें धारा जो है वो इस तरफ से आ जाए, ये धारा आई है, ये धारा आई है, इधर से आ जाए, तो धारा अगर इधर से आ जाएगी तो अब ये बदल जाएगा, बोलेगा मैं इधर पॉजिटिव मैं इधर नेगेटिव, मैं इधर पॉजिटिव मैं उधर नेगेटिव, है ना। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी पॉजिटिव हो जाएगा कहीं भी नेगेटिव हो जाएगा, है ना। हाँ, और भारत देश विकसित है ना, विकास की और बहुत तेजी से गतिशील है। तो उसमें आप सभी भारत देश के नागरिक और युवा इसमें अपना योगदान दे रहे हैं। कैसे योगदान दे रहे हैं कि कभी कभी सर क्या होता है, चार्जर जब ऐसे लगता है तो नहीं लगता है, थोड़ा ढीला हो जाता है, ऊपर वाले में लगाते थोड़ा टाइट हो जाता है, घुमा के लगाते तो भी नहीं करता है, तो हम टेढ़ा लगा देते हैं, टेढ़े में भी चल जाता है। बोल हाँ या ना, अरे बोल हाँ या ना, टेढ़े में भी तो चल जाता है। हाँ सर चल जाता है, तो कैसे भी लगा दो वो तो चलेगा। मतलब कि ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा, इसका कोई भी सिरा पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। आ गई ये छोटी सी बात समझ में? अच्छा सर ये भी बात समझ में आ गई। तो अगर इसका कोई भी सिरा पॉजिटिव कोई भी सिरा नेगेटिव हो सकता है, तो अब ये बता मेरे प्यारे कि अगर मैं बोलूं इसमें धारा आई है इसमें प्रतिरोध आर है, तो इसके लिए विभवांतर क्या होगा? इसके लिए विभवांतर क्या होगा? तो सर इसके लिए विभवांतर जो है V, इसके लिए विभवांतर लिखा जाएगा V बराबर आई आर, क्योंकि प्रतिरोध के लिए क्या लिखते हैं? V बराबर आई आर। तो अगर मान के चलो मैंने तुम्हें बोला कि यार ये बिंदु है A, ये बिंदु है B, मुझे एक बार A से B तक चलकर बताओ, तो तुमने बोला चिंटू इधर आ। उसने बोला जी मालिक बताइए किस प्रकार हम आपकी सेवा कर सकते हैं। आप है नीट के विद्यार्थी, आप है एक राजकुमार, तो हम आपकी किस प्रकार सहायता कर सकते हैं। तुमने उसे बोला कि A से B तक चलकर बता, तो उसने बोला जी मालिक।
तो उसे वो बोलेगा अच्छा मैं हूं ए पर, ओके, मैं ए से बड़ा, आगे मेरे सामने आया प्लस साइन, तो मैं लगाऊंगा एक माइनस का चिन्ह यहां पर। अब उसे किसके ऊपर से कूदना है, किसके ऊपर से कूदना है सर? उसे एक प्रतिरोध के ऊपर से कूदना है। किसके ऊपर से कूदना है? प्रतिरोध के ऊपर से कूदना है। तो प्रतिरोध के ऊपर से कूदेगा तो प्रतिरोध विभवांतर जो है सर वो IR के बराबर देगा। प्रतिरोध का विभवांतर नहीं होता है ना, देख प्रतिरोध का खुद का विभवांतर नहीं होता है, उसमें प्रतिरोध खुद का है, लेकिन धारा जितनी ज्यादा बहेगी उतना ज्यादा वो विभवांतर दे देगा। धारा जितनी ज्यादा बहेगी उतना ज्यादा विभवांतर दे देगा। ठीक है, तो यहां पर यहां से पॉजिटिव से कूदकर आप इधर गए और पहुंच गए बी बिंदु पर। कहां पहुंच गए? बी बिंदु पर। तो प्रतिरोध के लिए क्या लिखते हैं? प्रतिरोध के लिए क्या लिखते हैं? प्रतिरोध के लिए हम लिखते हैं VA बराबर होगा माइनस IR, VA माइनस IR बराबर होगा VB के। इसी प्रकार से मान के चलो, चिंटू को तुमने बोला कि चिंटू भाई वापस से तू ए बिंदु पर आ जा। चलो ए बी बहुत हो गया, XY कर देते हैं, इसे XY कर देते हैं। ठीक है, चिंटू को तुमने बोला कि मुझे यहां पर X से Y पर जाकर बता, X से Y पर जाकर बता। तो चिंटू ने बोला जी मालिक बताइए इसका प्रतिरोध कितना है? तो आपने बोला इसका प्रतिरोध है और इसमें धारा है I। तो अब आपको X से Y पर कूद कर जाना है। चिंटू ने बोला जी मालिक। तो चिंटू गया X पर, तो ये बोला VX, ओके। अब चिंटू जैसे ही आगे बढ़ा तो सामने आ गया माइनस चिन्ह, तो वो लगा देगा प्लस, और प्रतिरोध है तो प्रतिरोध में धारा है I इंटू R, ये हो गया विभवांतर, और यहां से वो कूद कर पहुंच गया इस बिंदु पर, वो पहुंच गया VY पर। तो इस प्रकार से आप प्रतिरोध से कूद सकते हो। अब बस इतनी सी बात बता दे मुझे, क्या तू बैटरी और प्रतिरोध से कूद सकता है या नहीं कूद सकता? सर क्यों इतना कुदा फांदी मचाई जा रही है आज? क्योंकि नीट 2016 में जिस साल सबसे टफ पेपर आया था उस साल का ये सवाल है। उसके अलावा हमारे पास और प्रैक्टिस के भी सवाल है, और यही चीज अगर कुदा फांदी नहीं आएगी तो यही चीज आप आगे वाले सवाल जैसे नीट 2020 का सवाल और इसी प्रकार से और भी सवाल जो है ना, ठीक है, ये वाले 2-3 सवाल और भी मैं आपको अभी करवाऊंगा, वो सवाल नहीं कर पाओगे। तो अगर आप नहीं कूद सकते हो तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्या सभी कूद सकते हैं? बस ध्यान रखना है सामने कौन आएगा, है ना। बैटरी होगी, मैं बता दूंगा पॉजिटिव नेगेटिव कौन होगा। प्रतिरोध होगा, कौन बताएगा? धारा बताएगी कहां पॉजिटिव होगा कहां नेगेटिव होगा। तो अब इनको मिलाकर एक सवाल करते हैं, जल्दी से देख मेरे प्यारे। यहां पर मैं लगा दी सर एक बैटरी, ओके सर, लगा दिया एक प्रतिरोध, ओके सर, और धारा मैंने बोला ऐसी बह रही है ना। धारा मैंने बोला ऐसी बह रही है। अब मुझे यहां पर इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर लिखकर बताओ। क्या लिखकर बताओ? विभवांतर लिखकर बताओ। अच्छा सर धारा इधर जाए, बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव बता। बैटरी का ये सिरा पॉजिटिव होगा, ये वाला सिरा नेगेटिव होगा। अच्छा प्रतिरोध का कौन सा सिरा? सर प्रतिरोध का ये सिरा पॉजिटिव होगा, ये वाला सिरा नेगेटिव होगा। क्या ये बात क्लियर है? अगर इसमें मैंने धारा उल्टी बहा दी, अच्छा अब अभी तुझे ये दिमाग नहीं लगाना है, बिल्कुल भी 1 रुपए का दिमाग नहीं लगाना है, 1 रुपए भी ज्यादा बोल दिया, 10 पैसा का भी दिमाग नहीं लगाना है कि सर इसमें धारा इधर क्यों जा रही है, उसमें धारा इधर क्यों आ रही है। वो ऊपर परिपथ होगा, ऊपर बहुत हो सकता है कि ऊपर बहुत बड़ा जंजाल हो, उससे बचाने के लिए तुझे एक छोटा सा झलक दिखलाजा वाली पिक्चर बना दी हूं। हो सकता है कि आगे यहां पर एक और प्रतिरोध लगा हो, एक और बैटरी लगी हो, फिर एक और प्रतिरोध लगाओ, फिर एक और बैटरी लगी हो, फिर एक और प्रतिरोध लगाओ, फिर एक और बैटरी लगी हो, फिर यहां पे ऊपर बैटरी, फिर यहां पे प्रतिरोध, फिर एक और बैटरी, फिर प्रतिरोध, फिर उसके बाद संधारित्र भी लगाओ, प्रेरक भी लगाओ, पूरा बहुत बड़ा परिपथ होगा। छोटा सा बताया तुझे ताकि तू बच जाए सबसे, है ना। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कि सर ऊपर क्या होगा, ऊपर होने देना, तुझे क्या करना, है ना। हो सकता है कि वो तेरी मदद करना चाह रहा हो, है ना। कभी कभी हमें लगता है ना ये हमें क्यों नहीं बता रहा है, ये क्या हुआ, वो इसलिए नहीं बता रहा है, या इसलिए नहीं तुम्हें बताया जा रहा है, या घर वाले तुम्हें इसलिए वो बात नहीं बता रहे, या तुम्हारा दोस्त या कोई बाहर वाला तुम्हें इसलिए वो वाली बात नहीं बता रहा, क्योंकि वो बात सुनकर तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा, तो तुम्हें बचाया जा रहा है। ओके, तो ये तुम्हें बचा दिया, ऊपर का नहीं बनाया मैंने भी तुम्हें बचाया। तो यहाँ पे ये V वोल्ट की बैटरी है और यहाँ पे R ओम का प्रतिरोध, देख मैंने ध्यान से स्मॉल r बनाया है वहां पर। ये V वोल्ट की बैटरी है, स्मॉल r है, अभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं हम बस पॉजिटिव नेगेटिव खेलना चाहते हैं यहाँ पर।
तो क्या ये सिरा पॉजिटिव होगा, ये सिरा नेगेटिव होगा? बिल्कुल सही बात सर। अब ध्यान से देखना, यहां पर धारा घुसेगी तो ये सिरा पॉजिटिव हो जाएगा और ये सिरा नेगेटिव हो जाएगा प्रतिरोध का। कितनों को पहले बता दो पॉजिटिव नेगेटिव देखना आ गया? कितनों को पॉजिटिव नेगेटिव देखना आ गया? क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देख पाएगा तो चिंटू को नहीं दौड़ा पाएगा, और चिंटू को नहीं दौड़ा पाएगा तो विभवांतर नहीं बता पाएगा। आई बात समझ में? क्या पॉजिटिव नेगेटिव देख सकते हो? क्या पॉजिटिव नेगेटिव देख सकते हो? बिल्कुल सही, गजब बात सर। तो अब बुलाओ चिंटू को और बोलो ए चलो बेटा। तो यहां पर मान के चलो यह बिंदु था ए, यह बिंदु था बी, ठीक है। ए से बी तक चिंटू को चलाना सीखना है हमको। ओके आओ चिंटू, तुम्हारी है परीक्षा। देखो अब धारा से मुझे कोई मतलब नहीं है। जब मैंने पॉजिटिव नेगेटिव बना लिया ना, अब धारा से मेरे को कोई मतलब नहीं। अब ये मत सोचने लग जाना मैं धारा के विपरीत दिशा में जा रहा हूं, धारा की, क्योंकि देखो इसको कुछ लोग ऐसा समझाते हैं धारा की दिशा में चल रहा है क्या हो रहा है, धारा की विपरीत दिशा में क्या चल रहा है क्या हो रहा है। अरे धारा की दिशा में चलना, धारा की विपरीत दिशा में, धारा की दिशा से मुझे मतलब ही नहीं है। मैंने बस पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव कर लिया। अच्छा, तो यहां पर यह चिंटू आया, बोला ओके मैं हूं ए बिंदु पर। ओके सर ए बिंदु पर। हाँ, चिंटू गया सामने, बोला सर यहां पर तो अच्छा एक काम करो यार, इसे मैं अभी कह रहे स्मॉल ई बना दूं क्या ना, ताकि हमें क्या होगा कि यार वी ज्यादा ना हो जाए, तो इसलिए मैंने ई बना दिया। अभी मैं तुम्हें एक राज की बात समझा रहा हूं इसमें। हाँ, तो यहां पर ये ए बिंदु है, यहां पर सामने क्या है सर, सामने है पॉजिटिव, तो लगा लो एक नेगेटिव ई। अच्छा, अब आप किस पे से कूद गए सर? बैटरी पे से कूद गए हम। अब हम पहुंचे सर प्रतिरोध के पास, तो प्रतिरोध में सामने है नेगेटिव, तो मैं लगा लूंगा पॉजिटिव का चिन्ह, और इसके लिए लिखते हैं आई आर। इसके लिए क्या लिखते हैं? आई आर। ओके सर, धारा आई प्रतिरोध आर बराबर होगा वीबी के, बराबर होगा वीबी के, बराबर होगा वीबी के। अगर मैं चाहूं, ये पहले इतनी इक्वेशन कौन लिख पाए? चलो ठीक है, पहले इतनी बताओ ये इक्वेशन कौन लिख पाया? ये ए बिंदु होगा, फिर से ये बिंदु होगा बी। अब इसके लिए भी इक्वेशन लिख के बताओ, इसके लिए भी इक्वेशन लिख के बताओ, ए से बी जल्दी से इक्वेशन लिख के बताओ। तो इसके लिए क्या होगा सर? चिंटू पहुंचा ए बिंदु पर, ओके, चिंटू को दिखा सामने प्लस का चिन्ह, तो लसन लगा दिया माइनस ई, फिर यहां से कूदा, फिर सामने सर फिर से प्लस आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं, लगा दे माइनस आई आर बराबर होगा वीबी के, बराबर होगा वीबी के। कितने ये इक्वेशन लिख पा रहे हैं? अब कितने लोग ये इक्वेशन लिख पा रहे हैं कि सर अब चाहे जो जा मैं इक्वेशन तो लिख लूंगा। अब अगर इक्वेशन लिख पा रहे हो तो यहां पर मैं अगर आपसे चाहता तो मैं ऐसा बोलता कि यार इसके सिरों के मध्य विभवांतर क्या है, क्या वीए माइनस वीबी, क्या वीए बड़ा होगा वीबी कम होगा, तो वीए माइनस वीबी, क्या वीए माइनस वीबी की वैल्यू बता सकते हो आप? बिल्कुल सर, वीए माइनस वीबी बता सकते हैं। तो वीए ये रहा, माइनस वीबी आ गया, इसे उधर ले गया मैं तो, और इसे भी उधर ले गया तो माइनस आई आर आ गया। एक्चुअल में ये लिखा हुआ है डेल्टा वी, या इसे ही हम वी बोल सकते हैं, और ये हो गया ई माइनस आई आर। सर नहीं समझा मुझे? अरे बालक, मैंने तुझे बनाकर दी थी एक बैटरी जिसका यहां पर है, ये है इसका ईएमएफ विद्युत वाहक बल, और ये है इसका आंतरिक प्रतिरोध, और इसे बोलते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी। क्या बोला जाता है इस प्रक्रिया को? डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी। मतलब कि बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी, या एक सेल जो है वो डिस्चार्ज हो रहा है। उसके लिए अगर हम लिखना चाहे, उसके लिए अगर हम ये लिखना चाहे कि सर अगर एक सेल या एक बैटरी डिस्चार्ज हो रही है तो उसके सिरों के मध्य, या मतलब डिस्चार्ज हो रही है मतलब वो धारा दे रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है? धारा दे रही है, धारा दे रही है, धारा दे रही है। तो अगर वो धारा दे रही है तो उसके कंडीशन में उसके सिरों पर विभवांतर जो आएगा वो ई माइनस आई आर आएगा। क्या आएगा? ई माइनस आई आर। ई जो है वह बैटरी का या हमारी जो सेल है उसका विद्युत वाहक बल होगा ई माइनस आई आर। मतलब क्या है कहानी का? सर इसका सार क्या है? इस कहानी का कहानी का सार ये है कि अगर मेरे पास देख यहां पे ये सेल था, तो ये सेल जो था ना, मैं पढ़कर बता देता हूं तुम्हें, ये जो सेल था इसके सिरों पर लिखा हुआ है 1.5 वोल्ट। क्या लिखा हुआ है? 1.5 वोल्ट। मतलब ये जब धारा बाहर दे रही है, या ये मेरे को विभवांतर जो दे रही 1.5 वोल्ट, वो क्या है 1.5 वोल्ट? वो 1.5 वोल्ट ये है। ये उत्पन्न कितना कर रही होगी? ये उत्पन्न कर रही होगी, इसका कुछ आंतरिक प्रतिरोध होगा स्मॉल आर, और ये धारा इसमें से निकल रही है।
आई बात समझ में? इसे हम कहते हैं, इसे हम बोलते हैं, यह इसका टर्मिनल पोटेंशियल है। क्या बोलता जाता है इसे? हम इसे टर्मिनल पोटेंशियल, टर्मिनल वोल्टेज भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? टर्मिनल वोल्टेज। यह इसका टर्मिनल वोल्टेज है, इसके सिरों के मध्य विभवांतर है, उसे हम टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है सर? एक्चुअल में टर्मिनल वोल्टेज यही है, ई माइनस आई आर। क्या है? ई माइनस आई आर। आया समझ में? टर्मिनल वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल आपने शायद कक्षा 12वीं में पढ़ा होगा। जो बच्चे इसी साल 12वीं पास किए हैं उनको ये आया होगा। ये पता नहीं क्यों, मेरे को नहीं पता चला आज तक। ये यूपी और बिहार बोर्ड वाले है ना, इसको डेरिवेशन बोलते हैं। ये पेपर में पूछते 12वीं में कि डिराइव कीजिए टर्मिनल वोल्टेज की इक्वेशन। अब ये कौन सी इक्वेशन है? कौन डेरिवेशन बोल रहा है इस चीज को? एक लाइन की चीज को डेरिवेशन है सर, ये डेरिवेशन। और बच्चों के दिमाग में टेंशन, अरे यार वो तूने टर्मिनल वोल्टेज वाला डेरिवेशन कर लिया क्या? तेरे को समझ में आया कि नहीं आया? अरे यार वो सर ने उस दिन बताया था, मेरे को ना थोड़ा सा कम समझ में आया, मेरे को फिर से रिवाइज करना पड़ेगा। ये कौन इसको डेरिवेशन बोल रहा है? इसी प्रकार से अब यहां क्या हो रहा है सर? यहां क्या हो रहा है? यहां पर एक्चुअल में देखो, मैं तुम्हें बताता हूं। एक मशीन हमारे पास है, एक मशीन देखो, यह है एक मशीन। इसकी लाइट जलना बंद हो गई क्योंकि मैंने इसे निकाल लिया। ये क्या है? ये चार्जर है। इसको मैं ऐसा लगाऊं, ऐसा लगाऊं, टेढ़ा लगाऊं, तिरछा लगाऊं, कुछ नहीं फर्क पड़ता। अब इसमें पीछे लगे हैं सेल, ये लगे हुए हैं चारों सेल। हमने एक ऐसी मशीन लेकर आई है ना, कि देखो अभी ये जो सेल है पूरा फील लेंगे यार, ऐसे ही थोड़ी ना, ऐसे जो ना फिजिक्स पढ़ रहे। ये क्या लगा हुआ है सर? ये आप बार बार ये क्या खोल के देखो, ये डंडी वाला क्या सिस्टम है? देखो क्या होता है, ये मैं क्लास ले रहा हूं, तो क्लास लेते समय ये कहलाता है एक बोर्ड, है ना। ये है टच स्क्रीन, ये है एक बोर्ड, ठीक है। बोर्ड के आसपास दीवार भी है, जैसे अगर तुम्हें दीवार देखनी हो तो मैं तुम्हें दीवार दिखाता हूं। देखो, देखिए ये आसपास दीवार भी है। अब ये दीवार के सामने जिससे मैं जूम इन जूम आउट कर रहा हूं, वो है कैमरा ना। सही सेट हुआ ना? फिर से ये क्या है? एक कैमरा है। तो अब ये कैमरे में एक लगा हुआ है एक रिसीवर, जिससे मैं बोलता हूं तो वहां तक आवाज पहुंचती, ताकि तार ना जोड़ना पड़े। क्या ना करना पड़े? तार ना जोड़ना पड़े। तो एक कैमरे से तार ना जोड़ते हुए ये वायरलेस कर दिया। तो इसमें से मैं बोलता हूं, ये सिग्नल जो है, ये से हमारे मोबाइल के वाईफाई के सिग्नल होते हैं ना, तो वैसे ये सिग्नल जो है वह उस कैमरे तक भेजता है। उसके अंदर सेम डिक्टो ऐसी की ऐसी मशीन लगी हुई है, तो ये वो उसे रिसीव कर लेता। देखो ये दिखा, ये ऐसी कैसी, एक्चुअली कैमरा से निकाल कर बताया मैंने तुम्हें। तो ऐसी कैसी मशीन लगी हुई है, और फिर ये ऑडियो ले लेता है और तुम तक पहुंचा देता है, कैमरे के थ्रू रिकॉर्ड होता है। अब ये इसमें जो सेल लगे हुए, ये सेल डिस्चार्ज हो रहे हैं समय के साथ। क्यों? क्योंकि ये ऊर्जा, ये धारा दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है। अब यहां पर इसने ये सेल डिस्चार्ज हो गया। अब ये सेल खत्म हो जाएगा, है ना। इसमें देखो ये जो सेल होता है, इसमें ये दिखाता भी मशीन में कि अच्छा अभी इसके 2 पॉइंट और बचे हुए हैं सेल के। लेकिन अब जब ये खत्म हो जाएगा तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? या तो हम इतने अमीर हो कि हर बार नया नया सेल लिया है, या फिर हमने इसका दूसरा जुगाड़ बनाया। हमने बोला एक ऐसा सेल लेकर आते हैं जिसे हम बार बार चार्ज कर पाए। कि हर एक क्लास में 2 सेल लग रहे हैं, है ना। अब मान के चलो एक क्लास में 2 सेल लग रहे हैं, अच्छा सर, और एक सेल कितने का आता है? एक सेल 25-30 रुपए का, क्योंकि ये भारी वाला सेल होता है, डूरा सेल वाला होता है ना, थोड़ा भारी सेल लगता है यहाँ पर। तो ये सेल 20 रुपए तक का पड़ता है, शायद मुझे एक्जैक्टली नहीं पता। तो 20 रुपए मतलब 40 रुपए के एक सेल। अच्छा सर, एक दिन में अगर मान के चलो 70-80 क्लास हो गई, 100 क्लास हो गई, अरे सर तो ये तो 5,000 रुपए, 4,000 रुपए, मतलब कि सर कोर्स की फीस के बराबर एक क्लास में तो एक दिन जब सेल ही लग रहे हैं डाउटनेट के ऑफिस में। तो इसका फिर जुगाड़ जमाया, उनने बोला चार्जिंग वाला सेल लेके आते। तो ये क्या होता है, इस मशीन में सेल लगा दिया हमने, ये सेल हाँ चल गई। हाँ चल गई।
तो अब उसे ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो वो ऊर्जा मतलब एक्चुअली हम धारा उसमें विपरीत दिशा में बहा कर दे देते हैं। तो अब इसे जब धारा मिलेगी तो इसे हम क्या बोलेंगे, चार्जिंग हो रही है इसकी, है ना। बोलते ना फोन को चार्ज पे लगा दे, तो यही सिस्टम हमारे फोन में भी है सर। तो फोन को चार्ज पर लगा दो, चार्जिंग पर लगा दो, फोन को चार्जिंग पर लगा दो। तो जब हम फोन यूज कर रहे थे तो वो क्या कर रहे थे, डिस्चार्ज हो रहा था, वो धारा दे रही थी। अब चार्जिंग पर लगा दिया मतलब क्या होगा कि अब, है ना, चार्जिंग को चार्जिंग पर लगा दिया, चार्जिंग पर लगा दिया। तो चार्जिंग पर लगा दिया मतलब क्या होगा कि सर अब ये धारा लेगा, अब ये धारा लेगा। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा सर, यहां पर अगर हम इस कंडीशन में VA माइनस VB लिखेंगे तो VA माइनस VB क्या हो जाएगा सर, VA माइनस VB हो जाएगा। ये E उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ये IR भी उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, E प्लस IR हो जाएगा। तो ये विभवांतर होता है चार्जिंग के टाइम, ये होता है डिस्चार्जिंग के टाइम। इसे भी टर्मिनल वोल्टेज ही बोलेंगे। टर्मिनल वोल्टेज, क्लियर है मामला। तो मतलब मेरे पास अगर कैमरे को घुमाकर अपना स्टूडियो दिखाओ बेटा, अब ये जो मैंने करा ना इससे ज्यादा अगर कुछ कर दूंगा तो यहाँ पे फोकस सब बिगड़ जाएगा, है ना। वो खतरनाक चीज होती है, उसके साथ कोई छेड़खानी करता नहीं है। वो तो मैं, है ना, थोड़ा सा कर देता हूं उसको छेड़खानी, क्योंकि मैं अगर थोड़ा बिगड़ेगा, हल्का फुल्का बिगड़ेगा तो मैं सुधार दूंगा, लेकिन मैंने उसको उसके स्टैंड से हिला दिया, है ना, फिर तो मामला ही खत्म हो जाएगा। फिर एक भैया को उनके घर से बुलाना पड़ जाएगा अभी। हाँ, मतलब 2-3 ही लोग हैं जो पूरे कैमरे अगर हिल जाए तो उनको सेट कर सकते हैं, क्योंकि उसको सेट करना अपने आप में टेढ़ी खीर है, मतलब बहुत भयंकर सेटिंग लगती है। उसका 3 पैर है, 3 पैर के स्टैंड पे खड़ा हुआ है, तो जरा सा भी ऐसा होगा तो तुम्हें बोर्ड तिरछा दिखने लग जाएगा। चलो ओके, अच्छा है सर, कमेंट्स पहुंच जाते तो कमेंट कहां नहीं पहुंच रहे तुम्हारे, है ना। और तुम्हारे कमेंट ना पहुंचे तो तुम तो भैया मुझे लगता है जीना हराम कर दो किसी का, तुम्हारे जहां कमेंट ना पहुंच पाए तो। चलिए, तो ये तो सर हमें सेल का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग समझ में आ गया। अब क्या होता है सर, चार्ज कर लिया, डिस्चार्ज कर लिया, ओके। तो अब यहां पर ये जो हम अभी चले हैं, ये चलने पर अभी पहले एक दो हम सवाल कर लेते हैं ताकि हमें और थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। जैसे देखो, अब थोड़ा सा और बेहतर सवाल हमें बोला है ए बिंदु और बी बिंदु के बीच में विभवांतर बताइए। हमें क्या बोला है, ए बिंदु और बी बिंदु के बीच में विभवांतर बताइए। तो कैसे बताएंगे ए बिंदु और बी बिंदु के बीच में विभवांतर? हाँ भैया बताएं, ए बिंदु और बी बिंदु के बीच में विभवांतर कैसे बताएंगे? ए बिंदु और बी बिंदु के बीच में विभवांतर कैसे बताएंगे? लास्ट में, अरे सनी भैया हम आपको मेरे फोन से एक वीडियो बना के दिखा दूंगा, ठीक है, आज टेलीग्राम पर। अभी मैं क्लास खत्म करते एक बार लाइव आ जाऊंगा तो मैं आपको सबको वीडियो दिखा दूंगा। चलिए, ए और बी के बीच में विभवांतर बताइए। तो देखो, सबसे पहली बात, चिंटू को बुलाने से पहले पॉजिटिव नेगेटिव मार्क कर लो। तो सर यहां पर 3 एम्पियर की धारा आ रही है, यहां पर ये नेगेटिव पॉजिटिव इसने बता दिया। अब धारा इधर से घुस रही है, तो ये सिरा पॉजिटिव होगा, ये सिरा नेगेटिव होगा, ये सिरा पॉजिटिव होगा, ये सिरा नेगेटिव होगा। क्या हर एक का पॉजिटिव नेगेटिव पता चल गया? बिल्कुल सही बात सर। आओ चिंटू को बुलाओ और आगे बढ़ो। तो सर चिंटू भैया आए हमारी मदद के लिए, वो चले यहां से, उनको सबसे पहले ए दिखा बिंदु, ओके, फिर आगे बढ़े, दिखी बैटरी, तो माइनस आया बैटरी में सामने, तो उन्होंने बोल दिया प्लस। फिर वो बैटरी से कूद चुके हैं, अब आगे सामने प्रतिरोध के सामने, तो सामने प्लस आया तो उन्होंने लगाया माइनस। क्या आएगा सर, ये आता है IR के बराबर। तो धारा है 3 एम्पियर इंटू 1 ओम का प्रतिरोध है। फिर से देख लो, धारा है 3 एम्पियर 1 ओम का प्रतिरोध है, तो IR हो गया। फिर चिंटू भैया कूद के यहां पर पहुंच गए, तो ये आया, फिर से प्लस आ गया सर, तो माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 6 इंटू 1, 6 इंटू 1, ये होगा VB के बराबर। क्या हो जाएगा? VB के बराबर। तो सॉल्व करो इसको जरा, कितना आ गया? ये हो गया VA प्लस 3 माइनस 3 माइनस 6 बराबर होगा VB के बराबर। तो 3 से 3 कट गया। हमें क्या निकालना है? हमें VA माइनस VB निकालना है सर, हमें निकालना है VA माइनस VB। तो ये हो जाएगा VA माइनस VB, माइनस 6 उधर जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा, 6 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस इजी क्वेश्चन। क्लियर है मामला? क्या सभी चल पाओगे ए से बी बिंदु तक? क्या सभी ए से बी बिंदु तक चल पाओगे? अच्छा, एक बार क्या हुआ है,
नेगेटिव से पॉजिटिव 18 वोल्ट है, 3 एम्पियर है धारा। अच्छा 3 इंटू 1, रुक जाओ 3 इंटू, हाँ 18 आएगा आंसर, -18 होगा। ओके 18 वोल्ट आया, एक तरफ तो सही है। क्या हो गया था, फिर से देख लो, यहां पे 3 एम्पियर धारा है तो यहां पर होगा 3 इंटू 1, ओके सर। यहां होगा 6 इंटू 3, क्यों, धारा इंटू प्रतिरोध। यह आ गया हमारे पास ए और बी के बीच में विभवांतर। हाँ, इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल नीट 2016 का। अब क्या आप ये सवाल कर लोगे चुटकियों में? ए और बी का विभवांतर पता करना है, ए और बी पर विभवांतर पता करना है। सेम क्वेश्चन। 3 से 3 ना काटे फिर भी निकल सकता है क्या? कैसे निकालोगे? हम मतलब 3 में से 3 माइनस करके 0 कर दो, ऐसे निकाल सकते हो आप। हाँ करो जल्दी से। क्या होगा यहां पर? ये होगा सर ए बिंदु, ये होगा बी बिंदु, ओके बिंदु। तो यहां पर ये ए, ओके सर, ये होगा 2, ये होगा 1 ओम, ओके सर। तो अब यहां पर हमें क्या करना होगा सर? चलना होगा। आओ चले, ए बिंदु आगे। अच्छा सर चलने से पहले तो पॉजिटिव नेगेटिव बना लो। धारा इधर से जाएगी, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी का बना जाए, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। क्या इतना सभी को क्लियर है? क्या इतना सभी को क्लियर है? ओके सर। अब आओ चले ए बिंदु से मिलकर चले, आगे बढ़े ए बिंदु से। ए से चले, ये है पॉजिटिव, तो ये आ गया नेगेटिव। क्या होगा? 2 इंटू 2 एम्पियर धारा है सर। अच्छा यहां से कूदे, ये आ गया पॉजिटिव, तो आएगा फिर से -3 वोल्ट। ये इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, बैटरी थी। ओके आगे बढ़े, फिर से माइनस करना पड़ेगा। ये होगा 1 इंटू धारा कितनी है? 2 एम्पियर। ये हो गया वीबी के बराबर। तो ये होगा वीए, ये होगा वीए, -4 -3 -2 बराबर होगा वीबी के। तो कितना हो गया? 4 और ये हो जाएगा 6, 6 और 3 9 हो जाएगा। वीए माइनस वीबी 9 हो जाएगा। क्लियर है मामला? चलो ओके, तो ये अब आप कर सकते हो, है ना। अब अभी हमें इसमें और भी सवाल करने थे, लेकिन अब मैं आज की क्लास इतनी ही रख रहा हूं। अगली क्लास में जब हम मिलेंगे, हाँ छुट्टी बधाई हो। क्यों? क्योंकि आज मैं ज्यादा क्लास लंबी इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि अभी मुझे 1 घंटा और पढ़ाने की इच्छा है। लेकिन बात ये कि कल आपका टेस्ट भी है, कल आपका टेस्ट है, तो कल के टेस्ट के लिए थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए, आपके पास अभी थोड़ा सा समय है। और कल की क्लास, मतलब आज की क्लास खत्म होगी, कल मतलब मंडे को अब क्लास होगी। तो मंडे के दिन ध्यान रखना, पहले फिजिक्स की क्लास होगी, फिर बायो की क्लास होगी। जैसे अभी थोड़े दिन पहले हमने इंटरचेंज करा था ना, कि पहली जो थी वह फिजिक्स की हो गई थी और आखिरी वाली बायो की हुई थी। तो चिंता ना करो, है ना, वो जो 1 घंटा है वो मैं वसूल कर लूंगा तुमसे। कैसे? मैं आप लोगों को मंडे के दिन 1 घंटा ज्यादा पढ़ाऊंगा, क्योंकि 3 बजे जो है वो आपकी फिजिक्स की क्लास होगी। 3 बजे फिजिक्स होगी आपकी, मतलब 99% चांसेस यही है। अगर कुछ होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन 7:30 बजे आपकी बायोलॉजी की क्लास होगी। 99% चांस यही है। यह मंडे को भी होगा और यह गुरुवार को भी होगा अगले हफ्ते में। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप लोगों के लिए, मतलब आप लोगों के लिए भी है और जो बाकी बच्चे हैं उनके लिए भी यूट्यूब पे 1 शॉट होंगे 12 बजे से। तो जो चैप्टर्स अभी हम लोग पढ़ लिए हैं तो उनके 1 शॉट है 12 बजे से है यूट्यूब पे, आप लोग भी चाहे तो देख सकते हो। बायो का मंडे के दिन 1 शॉट होने वाला है, तो उस 1 शॉट में मतलब पार सर 12 बजे से क्लास लेंगे, तो वो क्लास जो है वो ऑलरेडी 2-2:30 बजे तक चलेगी। तो है ना, अब ऐसा एक इंसान मशीन तो होता नहीं है कि तुरंत 2.5-3 घंटे की क्लास ली, फिर उसके बाद में तुरंत फिर से 2.5-3 घंटे की क्लास ले ले। तो इसलिए थोड़ी सी सहूलियत के लिए हम ऐसा कर रहे हैं कि 3 बजे मैं क्लास ले लूंगा, क्योंकि मैं उस टाइम फ्री रहूंगा, और पार से थोड़ा सा रेस्ट करके फिर 7:30 बजे आप क्लास ले लेंगे। क्लियर है मामला? और यही काम गुरुवार को भी होगा, क्योंकि अगले वीक में मंडे और थर्सडे के दिन बायोलॉजी की मैराथन होगी। फिजिक्स की जो होगी वो बुधवार और शनिवार होगी। तो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं सुबह मैराथन लेकर बीच में दूसरी क्लास लेकर रात को आपकी क्लास ले लूंगा। आई बात समझ में? एक और बात बता दूं,
है ना। वैसे तो मैं नेक्स्ट वीक भी बताऊंगा, लेकिन फिजिक्स में मैं आप लोगों को 2 ऐसे चैप्टर वन शॉट में करवाने वाला हूं जो अभी हमने नहीं पढ़े, और वो चैप्टर हम दिवाली के बाद पढ़ेंगे। तो अगर किसी को लगता है कि क्लास 12 के 2 ऐसे इंपॉर्टेंट से चैप्टर जो बोर्ड के लिए भी आएंगे, या अभी हमको जल्दी पढ़ लेना चाहिए उन चैप्टर्स को, तो मैं पूरा अच्छे से जैसे बैच में पढ़ाता हूं वैसा वैसा पढ़ाऊंगा मैं। तो ये जो वन शॉट है वो मैं बुधवार और शनिवार के दिन करूंगा, और मैं एटम और न्यूक्लियाई, है ना, मतलब परमाणु, सॉरी प्रकाश विद्युत प्रभाव और परमाणु, ये 2 चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, चलिए। हाँ, नहीं कंपलसरी नहीं है आपके लिए, यूट्यूब के लिए, है ना, कंपलसरी नहीं है। मैं तो बस आपको सजेशन दे रहा हूं कि अगर आप चाहे तो कर सकते हैं ऐसा। चलिए, तो जितना पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेना। मिलते हैं हम अब मंडे को। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। हाँ, ऐप पर भी चलेगी बेटा, ऐप पर भी चलेगी।